नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है सीजीएल मेंस का पेपर हो चुका है, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के जो न्यू पैटर्न का मेंस का पेपर हुआ था उसके 2 मार्च यानी फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसके मैथमेटिक्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। 30 प्रश्न है, 30 मिनट का टाइम लेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक बाइलिंगुअल है, तो आप लोग पेन कॉपी लेके स्टार्ट करते हैं और अच्छे प्रश्न जहां दिखे वहां नोट्स बनाते रहें, अच्छे प्रश्नों को नोट करते रहें, बाकी सारे प्रश्न साथ साथ सॉल्व करते हैं। 30 मिनट का समय मुझे चाहिए, 30 चौको 120 प्रश्न है, 120 मिनट का टाइम लूंगा चारों शिफ्ट में, ठीक है। और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो वहां से आप इन वीडियोज को देख सकते हैं और एक मर्ज वीडियो यानी कि 120 क्वेश्चन को मर्ज करके एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, कहा गया ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर एक बिंदु पी क्यू आर ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं मैं, उसके अंदर कोई बिंदु ओ इस प्रकार से है, यानी ओ यहाँ पे है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, इसके अंदर कोई बिंदु ओ इस प्रकार से है कि ओ पी आर जो कोण है यानी ये वाला कोण, यानी ये ओ है, ओ पी आर जो कोण है वो ओ आर पी के बराबर है, ओ आर पी के बराबर, यानी ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों अगर कोण बराबर हो गए तो इनके सामने की भुजाएं यानी ये बराबर हो जाए, ये बराबर हैं और ये भुजा आपको शुरू में ही दी गई थी कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब देखो, अब तीसरे स्टेटमेंट पे आते हो, पहले दूसरा स्टेटमेंट देखो, कहा कि पॉइंट ओ इज सेंट्रॉइड ऑफ पी क्यू आर। ओ सेंट्रॉइड है पी क्यू आर का। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का मिलान बिंदु, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या आपको कहीं दिया गया कि ये ऐसे मीडियन होके पास होती है, ऐसे मीडियन होके पास होती है, ऐसे नहीं, तो ये केंद्रक तो नहीं, यानी स्टेटमेंट सेकंड गलत। अब स्टेटमेंट सेकंड जहाँ जहाँ है वो काट दो, आपका बचा पहला, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। ऐसे करना चाहिए, अदरवाइज आप देखो, आपने कहा पी ओ क्यू और आर क्यू ओ ट्राइंगल ड्रा करो, पी ओ क्यू और आर क्यू ओ ट्राइंगल ड्रा करो। देखो पहले बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं पी क्यू क्यू आर, तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे, यानी अगर ये थीटा तो ये वाला कोण भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कोण कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। थीटा में से ये निकल गया और ये निकल गया, अगर ये दोनों एक्स एक्स हों तो हम कह सकते हैं ये थीटा माइनस एक्स हो जाएगा, सिमिलरली ये थीटा माइनस एक्स हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से सिंपल सी बात में कि ये कोण बराबर है और ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, तो जो बचा हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोण बराबर हो गए, क्लियर हो गया। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स को देखो, कौन कौन से को, पी ओ क्यू को, पी ओ क्यू ये वाला ट्रायंगल है और आर ओ क्यू ये वाला ट्रायंगल है। इनमें देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये कोण इन दोनों के, मतलब दो ट्रायंगल्स की दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण बराबर है। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स इक्वल है, उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो वो कैसा होता है? सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट, यानी कि स्टेटमेंट थर्ड भी सही, यानी आपका करेक्ट आंसर हो गया ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड। देखिएगा प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा गया एक कांच के पात्र में 6 सफेद 8 काले 4 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। कहा गया यदि पात्र में से एक कांचा यानी एक कोई मार्बल निकाला जाता है तो इसके काले या नीले मतलब या तो काला हो या तो नीला हो, कि प्रोबेबिलिटी क्या हो। देखो टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, टोटल केसेस कितने बन रहे हैं आपके पास, टोटल कितने पासे हैं? टोटल पासे हैं 6 8 14 4 18 3 21, यानी अगर n में से यानी 21 पासों में से कोई एक पासा निकले, वो नीला हो या काला हो, यानी 21 में से एक पासा निकालना है, यानी टोटल केसेस बनेंगे 21c1 और फैक्टोरियल nc1 जो होता है, यानी कि n में से एक पासा निकालने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, या हम कहें n में से कोई एक चीज़ चुनना है, वो कितनी बार आ सकती, कोई n चीज़ें हैं उसमें से एक चुनना है, वो काली या लाल हो, तो एक चुन रहे हो n में से, तो कितनी संभावित स्थितियां हो जाएंगी? nc1 संभावित स्थितियां हो जाएंगी। और nc1 की जो वैल्यू होती है, आपको पता है ncr की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा, डिटेल में समझा दूंगा। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो nc1 की वैल्यू हमेशा n होती है, क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई और इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और n माइनस 1 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटेगा तो n, तो ऐसे 21c1 की वैल्यू हो जाएगी 21, यानी कि कितने केसेस, 21 पासे में से एक निकलने की संभावना है 21, ठीक है, यानी nc1 की वैल्यू हो गई, टोटल केसेस बने 21।
अब उसमें से हमें क्या निकालना है, काला या नीला। काला या नीला, काला कितना है 8, नीला कितना है, काला कितना है 8, नीला कितना है 3, यानी कि 11 पासे निकालने हैं। ठीक है, 11 पासे निकालते हैं और उसमें से 11 पासे में से किसी एक के नीला या 11 नीले या काले हैं। ठीक है, और 11 में से हमें निकाल देना है एक, तो 11 में से एक के नीले या काले होने की संभावना 11C1, 11C1 की वैल्यू 11। और जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो होती है कि कौन सा हमें चूज करना था, यानी NE बटे में टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल संभावनाएं यानी NS। NE बटे NS जो होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि 11/21 आपका आंसर हो जाएगा। 11/21 आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन 11/21। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल 81 मिनट में, देखो जो जल निकलता है वो उनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है, यानी सबसे बड़ा वाला 4 व्यास तो उसका स्क्वायर 16, यानी कि 1 मिनट में मान लो 16 लीटर पानी निकलता है, तो 81 मिनट में अगर भरता है तो टोटल टंकी की धारिता हो जाएगी 16 × 81 और बटे में ऐसे 2 वाला कितना पानी निकालेगा 4, 2 का स्क्वायर, 3 वाला 9, 3 का स्क्वायर और 4 वाला 16, तो इतना भरना है हमें 1 मिनट में, इतना भरा जा रहा है, यानी 16 × 81 बटे 4, 9 13 16 29, यानी 16 × 81 बटे 29, 16 × 9 16, 16 × 128 और 1 129 बटे 29 करोगे 4 बार जाएगा, 29 चौको अब 116, 13 136, 29 चौको 116 बचेगा 20 बटे 29 मिनट लगेंगे। क्लियर हो गया। देखो tan A + B √3, tan की कितनी डिग्री की वैल्यू √3 होती है 60, यानी A + B हो गया 60। ऐसे tan A - B 1/√3, यानी A - B हो जाएगा कितना, tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है 30, यानी A - B 30 है, A + B 60 है, दोनों जोड़ेंगे तो 2A = 90, यानी A = 45, B = 15। अत्यधिक आसान प्रश्न, कहा गया एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल को चारों तरफ से टच करता है। ए सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, चारों साइड्स को टच करता है। अगर कोई सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल को चारों साइड से टच करता है तो आपको पता है कि उनके आमने सामने के भुजाओं का योग बराबर होता है, यानी AB + DC बराबर ये प्लस ये। तो आप कह सकते हैं स्टार बैच अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा क्यों। AB 18 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, BC 21 है, कोई दिक्कत नहीं, AD 15 है, 21 15 36, तो 18 में कितना जोड़ा कि 36 हो जाए 18। एक संख्या दी गई, पूछी गई कौन सी संख्या से विभाजित है। विभाजित देखो, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट इवन है तो वो 2 4 6 8 से कट सकती है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या ये 5 से कट रही, 5 से कटने के लिए यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, 5 से नहीं कटेगा। 12 से कटने के लिए 3 से भी कटना पड़ेगा, 4 से भी कटना पड़ेगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटने चाहिए, तो 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 7 2 9 कट रहा है, 5 क्या 3 से कटता है नहीं, तो 3 से नहीं कटेगा तो 12 से नहीं कटेगा। अब देखो 4 और 8 में किससे कट रहा है। 4 से कटने का नियम है लास्ट 2 डिजिट से जो बनने वाली संख्या है वो 4 से कटनी चाहिए, तो 4 चौको 16 बिल्कुल कट रहा है, यानी कि 4 से तो कट रहा है। अब 8 से चेक कर लो, पहले तो 8 से चेक करना चाहिए था, हालांकि 8 से कटने के लिए किसी संख्या के 8 से कटने के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। 8 से अगर 116 में डिवाइड करेंगे, 8 × 8 3 36, क्या 36 8 से कटता है नहीं, यानी कि ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। देखिएगा प्रश्न को, कहा गया 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के विपरीत इस प्रकार से हैं कि वह तीनों सररेख है, विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कहा गया प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 जहाजों का उन्नयन कोण जो बन रहा है, अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, यानी ये थीटा है तो ये 90 - थीटा है। ठीक है, आप समझो, अगर 30 डिग्री है तो अगर ये h है तो या ऐसे मानो ये √3h है, तो ये कितना हो जाएगा 3h, इसका √3 गुना होगा। और अगर ये √3h है और ये अगर ये √3h है और ये वाला अगर ये √3h है और ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा h। अब आपको जहाज़ों के बीच की दूरी यानी ये 4h = 230 √3 दिया गया। 4h बराबर कितना दिया गया 230 √3, 230 √3।
यानी यहाँ से 4h बराबर इतना, तो h बराबर 203√3/4 और √3h कितना हो जाएगा, हमें इसकी ऊंचाई निकालनी थी प्रकाश स्तंभ की, यानी √3h बराबर यहाँ से √3 से गुणा हो जाएगा। √3 से गुणा करोगे 230 गुणे 3 यानी कि 690 में 4 से डिवाइड करना है। 690/4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 172.5 प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी। ये प्रश्न 1000 सालों से आपको पता है x + 1/x अगर k हो तो x² + 1/x² k² - 2 यानी 16 - 2 14। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या इससे 10% ज़्यादा 110, दूसरी संख्या इससे 25% ज़्यादा 125। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात यानी 110 और 125 का अनुपात 5 से काटोगे 22, 5 से काटोगे 25, तो अनुपात कितना हो जाएगा 22:25। देखो ये प्रश्न करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको भाई हूँ तो थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। दो आदमियों के आय का अनुपात 7:4 और उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात 3:1 है। अब आपसे कहा गया उनमें से प्रत्येक जो बचाता है, बचत क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वो बराबर होना चाहिए। 7 - 3 4, 4 - 1 3, दोनों का क्या बराबर हो रहा है, नहीं। आपने कहा 7 - 3 4 हुआ और 4 - 1 3 हुआ, इसकी बचत 4 की है, इसकी बचत 3 की, हमें बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, अगर हमें बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपने कहा यह इनकी इनकम का रेशियो है, ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ठीक है। इसका अंतर ले लो, इनके इनकम का अंतर 7 - 4 3, 3 - 1 2। आपको क्या काम करना है, इनके इनकम का डिफरेंस लो, इनकम के रेशियो का और एक्सपेंडिचर का। अब आपको पता है कि अगर हमें क्या काम करना है, ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, कोई नहीं, लेकिन समझो। अगर 3 को 2 बनाना है, देखो इनके इनकम का डिफरेंस कितना है 3, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना है 2। हमें अगर इनके सेविंग को बराबर बनाना है तो आपको यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो का डिफरेंस है वो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए 2 को 3 बना दो, 2 को 3 बना, हमने दोनों का डिफरेंस लिया, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 2, 2 को 3 बनाने के लिए 1.5 से गुणा, यानी ये 4.5 हो जाएगा और ये 1.5 हो जाएगा। आप घटाओ, 7 में से 4.5 जाएगा, यानी इनकम 7, एक्सपेंडिचर 4.5, यानी 2.5 बचेगा, और इनकम 4, एक्सपेंडिचर 1.5, सेविंग 2.5, यानी इसकी भी सेविंग 2.5, इसकी भी सेविंग 2.5, और 2.5 बराबर कितना दिया गया 4800, 2.5 बराबर 4800। तो आपसे पूछा कितना गया, 2.5 बराबर 4800, तो उनके मासिक आय का योग यानी कि 11 बराबर पूछा गया। देखो मासिक आय का योग कितना 11। अब देखो 2.5 बराबर 4800, यानी कि यहाँ से 25 बराबर इतना, 25 बराबर इतना, तो ये कितना हो जाएगा 1 बराबर 48 × 40, 1 बराबर 48 × 40 यानी कि 192 के बाद 0, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 192 के बाद 0 × 11, 11 से गुणा करोगे 11 0 0, 11 2 22, हासिल आई 2, 11 9 99 2, 101 और 11 1 11 10 21, यानी आपका कितना हो जाएगा 21,120। आपको सिंपल सा काम क्या काम करना है, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 को 3 बनाने के लिए 1.5 से गुणा, 4.5 और 1.5 हो जाएगा। आपको पता है कि 4.5 और 1.5 इनका देखो 7 कमाता है, 4.5 खर्च करता है, 2.5 की बचत, दोनों की बचत 2.5 2.5 हो गई, 2.5 बराबर 4800, तो आपको 11 निकालना था। क्लियर। कहा गया गोले की त्रिज्या, आपको पता है गोले की त्रिज्या अगर r हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और अगर रेडियस में 48% की कमी होती है तो r² की वजह से 48% की 2 कमी, अगर मल्टीप्लाई, देखो r² क्या है r × r, तो यानी 48% फिर 48% की कमी। आपको पता है x% और x% की कमी का रिजल्टेंट कितना होता है 2x - x² 100%। तो यहाँ से 48 दूना 96, 96 में से कितना घटेगा 48 × 48 कितना होता है 2304 होता है, यानी कि 23.04 घट जाएगा। तो आपका बचेगा कितना, 96 में से 23 घटाओगे लगभग 73 होना चाहिए, 73 से 0.4 और घट जाएगा, यानी 72.96%। एक आदमी है, एक मशीन को 5000 में खरीदता है, 1 वर्ष के बाद 6000 में बेचता है, 2 वर्ष बाद फिर 8000 में खरीदता है और 10000 में बेचता है। दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ पर, तो 5000 में खरीदता है 6000 में बेच देता है, यानी कि 1000 का फायदा इधर, और 5000 में खरीदता है 10000 में बेचता है, यानी 2000 का फायदा इधर, यानी कि 3000 का टोटल फायदा हुआ, 3000 का फायदा हुआ, 3000 का फायदा हुआ। और ओवरऑल उसका क्रय मूल्य कितना लगा 5 8 13, तो 13 का 3 कितना % है यही निकालना है। तो 13 से 30, देखो 3000 का फायदा 13000 पे, तो 3/13 × 100 करेंगे, 300/13% का आपका हो जाएगा। तो 13 दूना 26 और ये बचेगा कितना 4 40, 13 × 39.08, यानी 23.08% का आपका
फायदा हुआ है टोटल। अरे आप ऐसे मान लो एक सामान 5,000 का खरीदता फिर 6,000 का बेच देता है, दूसरा सामान 8,000 का खरीदता देखिए 10,000, ओवरऑल प्रॉफिट पूछा गया। देखिएगा कहा गया एक आदमी 10 की स्पीड से नाव चला सकता है यदि नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रही हो, उसे आरंभिक बिंदु तक लास्ट तक जाता है और वापस आता है 2 घंटे का समय लगता है, तो वो स्थान कितनी दूरी पे स्थित है। देखो इसको मैं पहले दूसरे तरीके से करवाता था, मैं धारा की दिशा में चाल निकालता 14.5 हो जाता क्योंकि बोट की स्पीड प्लस स्टीम की स्पीड हो जाती। धारा के विपरीत चाल 10 - 4.5 यानी 5.5 निकालता। ए दूरी पे अगर स्थित है वो बिंदु तो A/14.5 जाने में लगता, A/15.5 आने में लगता और दोनों समय का योग 2 हो जाता। यहाँ से सॉल्व करता ए की वैल्यू निकल आती। लेकिन मैं यहाँ पे अब चूंकि स्मार्ट हो चुका हूँ, मुझे पता है 14.5 से गया और 15.5 से आया, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, ए से जाए बी से वापस आए 2ab/a+b, 2 × a × b यानी 2 × 14.5 गुणे 5.5 यानी आपका लिखा 11 गुणे 14.5। अब इसको दिमाग में ही मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, 5 44 5 49 और 11 × 1 = 11 4 15 यानी कि 2ab इतना हो गया और बटे a+b यानी कि ये कितना हो जाएगा 20। ये हो गई एवरेज स्पीड, ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। इस एवरेज स्पीड से उसे जाने में 2 घंटे लगते हैं, यानी कि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड गुणे टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। और ये टाइम मतलब ये जो दूरी आई वो गई दूरी और आई दूरी, यानी कि मतलब पूरी यात्रा की दूरी। तो पूरी यात्रा की दूरी अगर इतनी है तो केवल आने या जाने यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, अगर इतना गए और इतना है यानी 2 × डिस्टेंस बराबर इतना है, तो डिस्टेंस एक साइड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी इससे कोई मतलब नहीं, यानी आपका हो जाएगा 159/5/20 यानी यहाँ से हटा ये लगा 2 × 7 = 14 फिर 2 × 9 = 18 7.975 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। देखो प्रश्न बहुत आसान होते हैं, मेंस हो या प्री, भाई तुम्हारा करवाएगा सब फ्री। कहा गया किस मान के लिए m के इसके असंख्य हल होंगे, ax + by + c1, यहाँ पे मान लो a1x + b1y, ध्यान से देखना +c1 = 0 दिया जाता है और दूसरा इक्वेशन होता है a2x + b2y और +c2। अगर इसके असंख्य हल प्राप्त करने हैं तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है m की वैल्यू, तो आप 17 और 23 का अनुपात निकाल लो और m/299 का अनुपात निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो, यानी आपका हो जाएगा 17/23 बराबर m/299 299 23 से काटोगे 23 × 23 23 × 69 m बराबर 17 × 13 7 या 21 यूनिट डिजिट 1 यानी 221 आंसर। ए बी सी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनकी अवधि का अनुपात इतना है। देखो हमने कहा ए ने ए इन्वेस्ट करा, बी ने बी इन्वेस्ट करा, सी ने सी इन्वेस्ट करा, यानी ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, आप हमेशा समझिएगा, और ये टाइम का रेशियो है। आपको पता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, ये रेशियो होता है प्रॉफिट का, यानी प्रॉफिट का रेशियो हमेशा होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। अब आपने कहा इन्होंने जो टाइम लगाया है वो 3, 2 और 7 लगाया है और प्रॉफिट जो मिला है वो 4, 3 और 14 मिला है, यानी i × 3 4 है, i × 2 3 है, i × 7 14 है। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना हो तो आप प्रॉफिट के रेशियो में इससे डिवाइड करते हो, तो 4/3 पहले का रेशियो, 4 प्रॉफिट 4/3 इसका रेशियो, 3 में 2 से डिवाइड 3/2 इसका रेशियो और 14 में 7 से डिवाइड यानी 2 इसका रेशियो। 3 2 का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 12, यानी इनका जो निवेश का अनुपात है वो हो जाएगा 8:9:12। एक मोटरसाइकिल है 44% छूट देकर इतने में बेची जाती है, यानी बेची कितने में गई 56% में, 56% इतना है, यानी कि आप निकाल सकते हैं 7 × 8 = 56, 8% कितना हो जाएगा 1200 मतलब 12,500, यानी 1% कितना हो जाएगा, अब पहले 4% निकाल लो, 4% कितना हो जाएगा, अरे 4% कितना हो जाएगा 6250, तो 100% कितना हो जाएगा 25 से गुणा कर दो, 25 × 625 15,625, 15,625 के बाद 0 आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं को गुणनफल और उनका एससीएफ हमेशा समझिएगा, अगर एससीएफ 10 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 10a × 10b, जहाँ पे a और b को प्राइम यानी कि सहभाजी संख्या, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 1500, ठीक है।
2 जीरो से 2 जीरो कट गए। a इंटू बी बराबर 15, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 मान लो। ठीक है, a की वैल्यू 3 मान लो, b की वैल्यू 5 मान लो। अब कुछ लोग कहेंगे a बराबर 1 b बराबर 15 मान सकते हो, नहीं मान सकते। a बराबर 1 और b बराबर 15 मान सकते हो, बताओ। a बराबर 1 b बराबर 15 मान सकते हो। आप कह सकते हैं कि a बराबर 1 और b बराबर 15 अगर मानेंगे तो एक संख्या हो जाएगी 150 और एक संख्या हो जाएगी 10। 10 और 150 का HCF 10 हो जाएगा, गुणनफल 1500 हो जाएगा। संभावित युग्मों की संख्या आपकी कितनी होगी, बताओ। संभावित युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक और 15 हो गया, एक 3 और 5 हो गया। क्या दूसरा कोई ऐसी वैल्यू 15 का फैक्टर पॉसिबल है? नहीं। यानी कि कितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं? 2। रेक्टेंगुलर पार्क है जो 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा है। मैं बना दे रहा हूँ एक पार्क 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा। ठीक है, इसके अंदर 1 मीटर लंबा रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा, सॉरी 1 मीटर लंबा नहीं, 1 मीटर चौड़ा रास्ता इस प्रकार से कि वो चारों तरफ से छूता है। कहा गया यदि इस प्रकार के रास्ते के बाहरी किनारे, यानी ये वाला, पार्क की चारदीवारी के साथ चलते हैं, यानी ये बाहरी किनारे पार्क की चारदीवारी के साथ चलते हैं। देखो, ये आंतरिक किनारा हो गया और बाहरी किनारा ये पार्क की चारदीवारी के साथ चलते हैं। ठीक है, रास्ते के अंदर के किनारों को नगण्य मोटाई की एक सफ़ेद रेखा पोती जानी, यानी ये वाला सफ़ेद रेखा पोती जानी। यदि प्रत्येक मीटर पर सफ़ेद रेखा पोतने का खर्च 2.5 रुपये आता है तो रास्ते के अंदर, एक बात बताओ, अगर ये 1 मीटर चौड़ा है तो लंबाई इसकी 2 मीटर कम हो जाएगी, यानी कि इसकी लंबाई हो जाएगी 118 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी भैया? 104 में से 1 कम हो जाएगी, यानी कि 2 कम हो जाएगी 104 में से, यानी कि कितनी हो जाएगी? 102 हो जाएगी। यानी कि लंबाई हो गई 118, चौड़ाई हो गई 102। अब आपको पहले परिमाप निकालना है, क्योंकि पुताई हमेशा पेरीमीटर पे करनी है। तो आपका परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 इंटू 118 धन 102, यानी 2 इंटू 220, यानी 440 मीटर पोतना है। 440 मीटर पोतने का खर्चा 2.5 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 440 इंटू 2.5, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये 0। 25 गुणे 44 कितना हो जाएगा? 25 गुणे 40 1000, 25 गुणे 400 यानी 1100, 1100। लो भैया, एक टोकरी में 350 अंडे। अब ये प्रश्न कितना कठिन। 350 का 1% 3.5, 2% 7, तो 12% 42, यानी कि 42 इसमें से नहीं बेचे जा सकते, यानी बिकेंगे कितने? 308 अंडे। कहा गया कि 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 8000 रुपये इन्वेस्ट करे गए, 8000 रुपये पे 3 साल का अंतर 800 है। 3 साल का अंतर, अगर 8000 और 8000 का कितना परसेंट है पूछूं? 800, तो 10% हो जाएगा। 3 साल में 10% अंतर, यानी 1 साल का अंतर 10/3। यही हमेशा ब्याज दर का अंतर होगा, यानी कि ब्याज दर का अंतर कितना हो जाएगा? 3 साल का अंतर 10/3%, 1 साल का 10/3, 3 साल का 10%, 1 साल का 10/3। कहा गया फाइंड एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 5 नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का एवरेज निकालना। पहले सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्यूब। अब अगर इनका सम इतना है तो एवरेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, तो ये n स्क्वायर था, n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2/n, तो इससे इसकी पावर कट जाएगी, यानी कि एवरेज हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, सॉरी n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। समझ है? हमने फॉर्मूले में क्या करा? ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें n से डिवाइड करना है, यानी आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। यहाँ पे n बराबर है 5, तो 5 इंटू 36 बटे 4 आपका उत्तर हो जाएगा। 36 4 से कटेगा 9, 5 9 45 आपका उत्तर। निकालो 1681 का वर्गमूल कितना होता है? 41 8 49 का वर्गमूल 7। सॉल्व करना है। देखो 13 12 25, माइनस का 25 प्लस का 25 खत्म। 56 40 में से घटेगा माइनस का 16, माइनस का 16 30 में से घटेगा, यानी 30 माइनस माइनस 16, 30 प्लस 16 46। एरिथमेटिकल मीन क्या होता है भैया? समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य निकालने के लिए सम निकालो और डिवाइड कर दो किससे? समांतर माध्य क्या होता है? सबको पता है, समांतर माध्य होता है सम करो डिवाइड कर दो। तो निकालो, सम करो फटाफट और डिवाइड कर दो। चलो फटाफट करो। तो ये आपका हो गया 23 17 40, 21 19 40 40 40 80 20 100, 100 को 5 से डिवाइड करना है, आपका उत्तर 20 होना चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा
साइन 25 साइन 65 प्लस कॉस 25 कॉस 65। अब इसको इस प्रकार से पढ़ो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 65 प्लस 25 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 0 0। कहा गया अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 की राशि पे 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या, 1 वर्ष में कितने धन मतलब एक बात बताओ, छमाही लगता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10% पर हाफ ईयर, 10% एक छमाही में, 2 छमाही में 10%, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो 10% तो मिलेगा पहले छमाही, दूसरे छमाही का 10% भी मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो इस 10% का भी 10% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1% और इंटरेस्ट मिलेगा, यानी टोटल इंटरेस्ट 10 10 20 1 21%, तो इसका 21% कितना हो जाएगा 1680। देखो कहा गया ए बी सी 3 बिंदु इस प्रकार से हैं, ए बी सी, ए बी 9 है, बी सी 11 है, ठीक है, और ए सी बराबर 20 है। देखो अगर ए सी की बात करें तो हम ए सी को लिख सकते हैं 9 + 11, क्योंकि 20 है और 20 9 + 11, और 9 + 11 मतलब ए बी 9 की वैल्यू है और बी सी की वैल्यू 11 है, यानी ए सी बराबर ए बी + 20, यानी ए सी की जो लंबाई हो ए बी और बी सी की लंबाई के बराबर है, मतलब ए सी की लंबाई ए बी और बी सी के योग के बराबर। अगर ए सी पूरा कैन बी रिटन एज ए बी + बी सी, इट मीन्स ए बी सी आर कोलिनियर, और 3 कोलिनियर बिंदुओं से कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एक बिंदु से असंख्य खींचे जा सकते हैं, 2 बिंदु से होके गुजरने वाले असंख्य वृत्त होते हैं, लेकिन 3 बिंदु अगर कोलिनियर हो जाएं तो उनसे कितने खींचे जा सकते हैं, एक भी नहीं खींचे जा सकते, यानी 3 कोलिनियर यानी कि 3 संरेखीय बिंदुओं से एक भी वृत्त नहीं खींचा। कहा गया लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े खोल। देखो आपको पता है किसी ए साइड का, मैंने ये 1000 बार बताया कि ए साइज का जो घन है यानी कि क्यूब है, उससे काटे जा सकने वाले सबसे बड़े स्फीयर की जो रेडियस होगी वो a/2 होगी। तो आयतन कितना होता है 4/3 × पाई × r³ a/2 का होल क्यूब, a है 21 21/2 का होल क्यूब यानी कि 9261/8, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दो 22/7, यानी कि ये 22/7 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप पहले देखो 4 से 8 कटा और ये 11 हो गया, 3 सतह 21 से 9261 कटेगा, 441 बचेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 11 × 441 4851 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 चौको 4400 और 4400 में से 11 × 4 ये 440 और 11 और जुड़ेगा तो आपका 4851 हो जाएगा। जब मैंने स्टेटिस्टिक्स की वीडियो करवाई थी तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि भैया एक फॉर्मूला है जहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा, मोड निकालने कहा जाएगा। तो एक बड़ा सा फॉर्मूला है, वहाँ पे मोड बराबर यानी बहुलक बराबर क्या होता है लिख लेना। यहाँ पे मोड बराबर होता है L, यहाँ पे L क्या होता है अभी बताऊँगा, प्लस F1 - F0 डिवाइडेड बाई 2F1 - F0 - F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला लिख लो, पहले तो लिखो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू आई। L क्या होता है सबसे पहले जानो, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बोलते हैं हम बहुलक वर्ग। सबसे ज़्यादा बारंबार, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे दिख रही है 25 से 30 की, सबसे ज़्यादा है 11। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F1, यानी F1 बराबर यहाँ पे कितना है 11, F1 बराबर हो गया 11। आपको पता है कौन सा वर्ग है यानी कौन सा इंटरवल है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है 25 से 30। तो 25 से 30 का जो लोअर लिमिट, 25 लोअर लिमिट हो गई, 30 हायर लिमिट हो गई, यानी L की वैल्यू हो जाएगी 25, L बराबर 25 हो गया। आपको मैं बता दूं कि जो वर्ग यानी कि जो इंटरवल सबसे ज़्यादा बार आता है उसको बोलते हैं मोड इंटरवल, और मोड इंटरवल से जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 होती है, यानी से जस्ट पहले वाला वर्ग 20 से 25, इसके बाद वाला 30 से 35, यानी कि 20 से 25 की जो बारंबारता होगी 9 वो हो जाएगी F0, यानी F0 की वैल्यू हो गई 9, और F2 की वैल्यू इससे जस्ट बाद वाली यानी कि इस इंटरवल के बाद वाले इंटरवल की बारंबारता यानी F2 बराबर 10 हो गया। और I क्या होता है क्लास इंटरवल की सीमा, रेंज क्या होता है 5 - 10 10 - 5 5 से 10 तक कितने 5, 10 से 15 का डिफरेंस, 15 से 20 यानी कि इंटरवल है 5,
तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो L बराबर 25, यानी आपकी कैलकुलेशन करोगे तो 25 प्लस 2 इंटू 25 प्लस F1 11 माइनस F0 11 माइनस 9 2 गुड़े I कितना है 5 बटे में यह कितना है 2F1 यानी 2 इंटू 11 22 माइनस F0 माइनस F2 F0 है कितना 9 और 10 19 22 में से 19 घटेगा आपका ये 3 हो जाएगा, यानी 25 प्लस 10 बटे 3 यानी 25 प्लस 3.33 यानी आपका उत्तर 28.33 हो जाएगा। देखो कोई पात्र है जिसमें 40 लीटर दूध रखा गया था, अगर कहीं पे A लीटर दूध रखा गया और उसमें से X लीटर दूध निकाल लिया जाता है तो एक बार अगर ये प्रक्रिया दोहराई जाती है तो 1 माइनस एक्स बाई ए गुना दूध बचेगा। अगर शुरुआत में जितना दूध होगा उसका 1 माइनस एक्स बाई ए गुना, 2 बार प्रक्रिया दोहराई जाएगी तो ओरिजिनल का 1 माइनस एक्स बटे ए का होल स्क्वायर गुना बचा, 3 बार दोहराई जाएगी तो इतना बचेगा। हमने कहा 4 लीटर निकाला गया 40 लीटर में से, यानी 1 बटे 10 हिस्सा निकाला गया, यानी एक बार में 1 माइनस 1 बटे 10 हिस्सा बचेगा, यानी 9 बटे 10 हिस्सा एक बार में बचेगा। 2 बार दोहराई जाएगी 9 बटे 10 का स्क्वायर बचेगा। और आपसे कहा कि एक बार 4 लीटर निकाला गया उसके बाद 2 बार और हुआ, यानी कि 3 बार यह प्रक्रिया हुई, यानी दूध कितना बचेगा 9 बटे 10 का होल क्यूब, 9 का क्यूब 729, उसमें 1000 से डिवाइड करेंगे 0.729, यानी कि जो दूध होगा वो 0.729 गुना बचेगा ओरिजिनल का। ओरिजिनल में कितना था 40, उसका 0.729 गुना, यानी कि ये 4 गुणे 7.29 लिखा है, 4 सत्ते 28, 29 चौको 116, यानी 28 में मेंस के सेकंड शिफ्ट यानी 3 मार्च के 30 प्रश्न का सुपड़ा साफ करने वाले। इससे पहले वाली शिफ्ट का भी सोल्यूशन मिल गया, इससे बाद वाली का भी मिल जाएगा। चैनल पे नहीं होना सब्सक्राइब कर लेना। 30 प्रश्न 30 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगाएंगे, प्रोवाइडेड आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, पेन कॉपी लेके बैठेंगे। 4-5 प्रश्न अच्छे मिलेंगे हर शिफ्ट में जो मिल रहे हैं, बाकी सारे प्रश्न प्रैक्टिस के साथ आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे। कोई प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई एस और आपको 30 के 30 प्रश्न जब वीडियो खत्म होगी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कहा गया 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपको पता है 12% अगर 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष का अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 36% हो जाता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका मतलब 12% मिलेगा, 12% मिलेगा और 12%, यानी कि 12 का सक्सेसिव मिलेगा। तो 12 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 गुणे 12 बटे 100 यानी 1.44, यानी ये कितना हो जाएगा 12 24 और एक 25.44% इन दोनों का हो गया। और इसका 12 से रिजल्टेंट निकालोगे तो 25.44 प्लस 12 और प्लस 25.44 गुणे 12 बटे 100, तो हम इसको लिख सकते हैं 25.44 गुणे 12 बटे 100, ऐसा कर दो, ठीक है। 4 तियाँ 12, 4 से 25 हो जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो 1.02 के करीब हो जाएगा, यानी कितना हो गया 25 12 37 और इधर 3 40.6% के अराउंड आपका हो जाएगा। देखो 25 12 37 3 40 और ये 4 और 2 यानी कि 40.46% के अराउंड हो जाएगा, या अगर आप ऐसे निकालें तो लगभग 40.5% हो जाएगा। अब 25,000 का 40% कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 हो गया। और अगर 40% 10,000 है तो 4% कितना हो जाएगा 1,000, 0.4% कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और 0.6% कितना हो जाएगा 25,000 का, अगर 1% की बात करें तो 250, 1% 250, 0.6% कितना हो जाएगा 150, 0.06% कितना हो जाएगा 15, यानी आपका आंसर होना चाहिए 10,115 के करीब, 10,115 के करीब, 10,123 है, ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते थे कि 25,000 रुपये हैं, ठीक है, तो 12% का मतलब कितना होता है, अगर 100 होता तो 112 मिलता, यानी कि 28 बटे 25 एक साल में हो जाता है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 28 बटे 25 का होल क्यूब, इतना तो हो जाएगा पूरा धन। अब हमसे पूछा गया ब्याज, तो इसमें से 25,000 घटाएंगे, 25,000 घटाने का मतलब 25,000 कॉमन आ जाएगा, सॉल्व कर। अगला प्रश्न देखिएगा, देखो 36 में से 3 डिवाइड करना है तो 12 आ जाएगा, 12 24 में से घटेगा 12, यानी आगे डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है, गुणे में 5 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 90 लिखा हुआ है, 90 में 5 से डिवाइड कर दो तो ये लिखा हुआ है 18, 12 में 3 से गुणा डिवाइड करो तो ये 4 लिखा हुआ है, यानी कि 18 गुणे 4 आपका बचा, 18 चौको 72, 72 को 76 में से घटाना है, उत्तर 4।
माध्यिका यानी मीडियन निकालनी है। अब मीडियन के लिए सबसे पहले आप क्या काम करोगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। मैं कहूँगा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग बोले तो बढ़ते क्रम में लिखो, लिख लो फटाफट। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो फटाफट। तो ये आपका सबसे छोटा वाला टर्म कौन सा हो जाएगा, 25, फिर 27, फिर 29, फिर 30, 25 हो गया, 27 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर 33 हो गया, फिर 35 हो गया। ठीक है। अब पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स देखो, 3, 3, 6, 1, 7। अगर पदों की संख्या विषम है, n विषम है, तो मीडियन बराबर होती है n+1 बाई 2th टर्म। 7 + 1 8/2 यानी 4th टर्म। 4th टर्म क्या है, 30। तो आपका मीडियन कितना हो गया, 30। पूछा गया ये नंबर किससे डिविजिबल है, बताओ किससे डिविजिबल है। अगर ये 5 है यूनिट डिजिट तो 5 से तो कटेगा। अब पहले 3 और 12 और 9 में देखो, अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए, यानी 5 4 9, 8 1 9, 9 कट गया, 2 2 4। क्या 4 3 से कटता है, नहीं। तो अगर कोई संख्या 3 से नहीं कट रहा तो 9 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, यानी आपका करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल से अगर चेक करना है तो पहले संख्या लिखो 2 9 1 8 2 4 5, अल्टरनेट डिजिट यानी एक एक छोड़ के सम ले लो, यानी 5 2 7 1 8 2 10, इधर हो गया 9 8 17 4 21। अब दोनों का डिफरेंस 21 और 10 का डिफरेंस 11। अगर ये डिफरेंस 11 या 11 मतलब 0 या 11 के टेबल का है तो ये संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। ये क्या है, 11, तो ये किससे कटेगी, 11 से। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहा गया कोई धन है जो 3 व्यापारियों के हाथों से गुजरता है, प्रत्येक व्यापारी अपने क्रय मूल्य के 30% लाभ पे बेचता है। यानी कि अगर पहला व्यक्ति के पास x मूल्य का या p मूल्य का आया तो उसने 13% का फायदा 30% का फायदा लिया, यानी कि अगर 10 का खरीदा होता तो 13 का बेचता। दूसरा भी उस दूसरे के लिए क्रय मूल्य इतना पड़ा, वो इसके 13/10 पे बेचता है, यानी 30% का वो लाभ। अब ये तीसरे के लिए ये क्रय मूल्य हो गया, वो इस पर 30% का लाभ लेता है। और जब इतना बेचता है तो अंतिम व्यापारी का जो विक्रय मूल्य है वो 300 है। तो यहाँ से p कैलकुलेट करना है, यानी कि p बराबर कितना हो जाएगा, 300 के बाद 000 यानी कि 1 2 3 और बटे 13 का क्यूब 2197, यानी आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये लगभग 1.5 देगा, 1.5 से थोड़ा कम 1.4 दे देगा, और ये 140 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लेना। ये सब प्रश्न ऐसे प्रश्न मेंस में आए, ऐसे ही प्री में आते हैं। कहा गया 2 नल जुड़े हुए हैं, ए 32 घंटे में भर सकता है और बी जो है वो 28 घंटे में भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया कि दोनों पाइप बारी बारी से, अब 32 और 28 का एलसीएम ले लो, तो 4 8 32 4 7 28, यानी कि आपका एलसीएम हो जाएगा 4 × 8 × 7 यानी 32 × 7। 32 × 7 कितना हो जाता है आपका, 32 × 7 ऐसे लिख लो, 32 × 7 मैं वैसे भी कर सकता 224 लिख देता, लेकिन ऐसे नहीं करना। अब अगर ए 32 मिनट में 32 × 7, ये जो हमने एलसीएम लिया, ये टंकी की धारिता मान लेते हैं, 32 मिनट में 32 × 7 अगर भर सकता है तो 1 मिनट में कितना भरता है, 7। ऐसे बी 28 मिनट में 32 × 7 भर सकता है तो 1 मिनट में कितना भर सकता है, इसमें बटे 28 कर देंगे, यानी ये 8 हो जाएगा। अब कहा गया हमें अल्टरनेट मिनट के लिए खोलना है, अल्टरनेट घंटे के लिए खोलना है। अगर 1 घंटे ये जाए 1 घंटे ये जाए तो आपने कहा कि पहले घंटे ए गया, दूसरे घंटे बी, यानी 2 घंटे में कितना भरा गया, 15। 2 घंटे में 15, हमें भरना कितना है, 224। 2 घंटे में 15, तो हम कह सकते हैं कि 15 घंटे में कितना भरा जाएगा। देखो ऐसे देखो, 2 घंटे में 15, अब 15 ही हम 225 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं 30 घंटे में 225 भर जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ से 14 से गुणा कर दो, 14 देखो 2 घंटे में 15, तो 28 घंटे में कितना हो जाएगा बताओ, 210। 28 घंटे में कितना हो जाएगा, 210। 29वें घंटे कौन जाएगा, ए भाई साहब, कितना भर के आ जाएंगे, 7, यानी 217। 29 घंटे में 217, अब बचा 7 और भरना है बी भाई साहब ने, तो यानी कि बी भाई साहब कितने देर में भर देंगे, 7 भरना है। 1 घंटे में वो 8 भरते हैं, यानी 7/8 घंटे और लगेंगे, यानी 29 घंटे इधर, 7/8 घंटे इधर, यानी 29 से 7/8 घंटे, यानी 30 घंटे के अराउंड आपका लगने वाला है। अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 घंटे में 15 तो 224 भरने के लिए 15 से दोनों साइड में गुणा कर देते तो आपका आ जाता, यानी 30 घंटे में 225 भरा जाता। क्लियर हो गया। लो भाई साहब ये प्रश्न बताओ, राजेश राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। राजेश का 30 यानी 2:30, तो 1:15, तो ये 4:60, 9:135, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर।
अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को पहले फैक्टराइज करना है। 15 के 2 ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पे प्लस है तो जोड़ने पे 8 है, 5 और 3 तो x माइनस 5 और x माइनस 3। अब आप कहेंगे माइनस 5 माइनस 3 क्यों लिया? क्योंकि माइनस 5 और माइनस 3 का योग ही माइनस 8 हो सकता है। ठीक है, तो इसका फैक्टर है। अब देखो 6 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पे 5 है तो आप कहेंगे जोड़ने पे 6 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पे 5 है, 3 और 2 x माइनस 3 और x माइनस 2 दूसरे के फैक्टर हो गए। माइनस 3 माइनस 2 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस का है। अब इनका एलसीएम निकालना है तो x माइनस 5 आपको सबसे पहले जो कॉमन है उसको ले लेना है, तो कॉमन x माइनस 3 है, ये हो गया। जो बच्चा x माइनस 5 इसके इंटू और x माइनस 2 इसके इंटू, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? कहा गया 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 है, 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 5 किलोग्राम दाल के बराबर है, 15 किलोग्राम दाल का मूल्य 2 kg चाय के बराबर है, 3 kg चाय का मूल्य 6 kg अखरोट मूल्य के बराबर, 10 kg अखरोट का मूल्य क्या है? देखो 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 यानी 1 किलोग्राम का 60 रुपये। ठीक है, 1 किलोग्राम का 60 रुपये। 5 किलोग्राम दाल का मूल्य 8 किलोग्राम चावल के बराबर है यानी 5 किलोग्राम, या यहाँ से कह सकते हैं 1 kg दाल का मूल्य 8 किलोग्राम के बजाय 1.6 किलोग्राम के। अगर 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है तो 1.6 किलोग्राम का कितना हो गया? 96 रुपये, यानी 1 किलोग्राम दाल का मूल्य आ गया। 15 किलोग्राम दाल का मूल्य 2 किलोग्राम चाय के बराबर है यानी 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 7.5 किलोग्राम दाल के बराबर है, यानी 7.5 किलोग्राम दाल का मूल्य इतना हुआ जो कि 1 किलोग्राम चाय के बराबर है, यानी 1 किलोग्राम चाय का मूल्य इतना होगा। 3 किलोग्राम चाय का मूल्य 6 किलोग्राम अखरोट के मूल्य के बराबर है, यानी कि जो चाय 1 किलोग्राम चाय का मूल्य है वो 2 किलोग्राम अखरोट के बराबर है। यही तो मतलब हुआ, यानी ये अखरोट के दाम का, यानी 1 किलोग्राम चाय का मूल्य है ये अखरोट के दाम का दूना है, यानी अखरोट का मूल्य इतना हो जाएगा। तो अगर अखरोट का देखो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 2 किलोग्राम अखरोट के बराबर है, ये 1 किलोग्राम चाय का मूल्य है यानी कि ये 2 किलोग्राम अखरोट भी कह सकते हैं। 2 किलोग्राम अखरोट का मूल्य अगर इतना है तो 10 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? गुणे में 5 लगा लो। 96 गुणे 5 480, उसका एक जीरो बचा के रखो, 75 में गुणा कर देना। यहाँ से 4 निकालो, 75 में गुणा कर लो यानी 300 ये हो गया, और इधर बचा 12, 12 गुणे 300 कितना हो गया? 3600। क्लियर हो गया? देखो कहा गया एक समबाहुभुज का रेगुलर पॉलीगॉन दिया गया। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो होता है n-2/n × 180। स्टार बैच की प्लेलिस्ट देख लेना, वहाँ पे आपको पूरा एडवांस मैथ्स फ्री में मिल जाएगा। ये इंटीरियर यानी अंतः कोण होता है, और बाह्य कोण कितना होता है? 360/n। 360/n बराबर 18, तो यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ये बराबर 18 दिया गया, यानी यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। अब अगर भुजाओं की संख्या 20 है तो आप डायगोनल्स की संख्या का फॉर्मूला जानते होंगे कि अगर नंबर ऑफ साइड्स n हो तो डायगोनल्स कितने होते हैं? n × n-3/2। क्या होता है? n × n-3/2। तो n बराबर 20 लिख लेना फॉर्मूला कि अगर नंबर ऑफ साइड्स n हो तो डायगोनल्स की संख्या होती है n × n-3/2। तो 20 गुणे 20 - 3 17/2, ये कितना हो जाएगा? 2 से 20 कटेगा 10, 10 गुणे 17 170। देखो एक पिरामिड दिया गया, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया। देखो, और उसका आधार वर्ग है। पहले एक मैं पिरामिड बना के समझाता हूँ। ये आपका पिरामिड होता है, ठीक है। इसकी हाइट दी गई, ये दिया गया ये वाली भुजा 3। अगर ये वर्ग है तो यहाँ से सेंटर ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? पूरी भुजा 8 की, तो ये दूरी हमेशा सेंटर पे जो परपेंडिकुलर होगा वो 4 हो जाएगा, यानी ये 4। अब अगर ये जो ट्राइंगल है इसकी हाइट, या हम इस पिरामिड की स्लैंट हाइट की बात करें तो स्लैंट हाइट हो जाएगी इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज होगा। इसका लंब 3 है, आधार 4 है, यानी हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 5। अब आप समझिएगा, अब हमारा जो ट्राइंगल आया उसकी स्लैंट हाइट 5 आ गई, स्लैंट हाइट 5 आ गई, यानी कि ट्राइंगल के लिए हाइट 5 हो गई, और इस पिरामिड की स्लैंट हाइट 5 कह सकते हैं, यानी पिरामिड की जो स्लैंट हाइट होगी वही ट्राइंगल की हाइट होगी। अब हमें पता है कि जो पिरामिड होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना है? एरिया स्क्वायर है, मतलब जो बेस है वो स्क्वायर है, तो उसका एरिया साइड का स्क्वायर 8 8 64 प्लस। आपको पता है ऐसे 4 ट्राइंगल, एक आपने देखा ब्लू वाला, दूसरा, तीसरा और एक पीछे, 4 ट्राइंगल बनेंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 गुणे हाफ गुणे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, बेस वही वर्ग का भुजा 8 इंटू हाइट। हाइट ट्राइंगल के लिए कितनी है? स्लैंट, पिरामिड के स्लैंट हाइट के बराबर, यानी कि 5। तो ये कटेगा 2
चौको 8, यानी ये हो गया 64 प्लस 4 चौको 16 पंचे 80, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 80 प्लस 64 यानी कि 144। तो आप हमेशा याद रखना पिरामिड के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ बेस प्लस 4 टाइम्स ऑफ, या ऐसे कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस प्लस हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके क्षेत्रफलों का आपको पता है, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर्स हैं तो उनके जो एरियाज का रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के यानी कि संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। यानी अगर संगत भुजाएं ए और बी रही हों तो ए और बी का जो वर्ग होगा वो 196/625 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 196/625 का वर्गमूल, 196 का वर्गमूल 14, 625 का वर्गमूल 25। तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा 14:25। कितना आ जाएगा 14:25। क्लियर हो गया 14:25। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो कहा गया कि 18 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या एक अर्धगोलीय कटोरा द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? आपको पता है एक चीज़ को खाली करके अगर दूसरी चीज़ में भरा जाता है तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम। तो अगर बी टोटल वॉल्यूम रहा हो और एक बोतल का वॉल्यूम स्मॉल भी रहा हो तो एन अगर बॉटलें लगती हो तो v बराबर एन इंटू वी, यानी एन की वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ अर्धगोलीय कटोरा बटे वॉल्यूम ऑफ बॉटल, यानी एन की वैल्यू ऐसे निकल आएगी। यानी आपको क्या काम करना है? अर्धगोलीय कटोरे का वॉल्यूम यानी 2/3 गुणे पाई गुणे आर का क्यूब। आर कितना है? त्रिज्या कितनी है? 18। 18 का क्यूब लिख लो बटे में बोतल बेलनाकार है तो उसका वॉल्यूम पाई गुणे रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 3, 3 का स्क्वायर 9 गुणे एच कितना है 6, पाई से पाई कट जाएगा, 9 यहाँ पे गुणा हो जाएगा यानी नीचे हो जाएगा 3 गुणे 9 गुणे 6, 2 से 6 कट के 3 हो जाएगा, यानी आपका नीचे बचा, ऊपर है 18 गुणे 18 गुणे 18 और नीचे कितना बचा भाई साहब 9 गुणे 9, 9 से 18 कटा 2, 9 से 18 कटा 2 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 18, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 72। कहा गया सुरेश, दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में कुछ साझेदारी करते हैं और मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 3:6:8 है। बोलो क्लियर है? अब आपसे क्या कहा गया कि उनकी इन्वेस्टमेंट 1 साल बाद 5%, 15% और 20% बढ़ जाती है। मान लो 30, 60 और 80 लगाते हैं शुरू में। अब इसकी अगर 5% बढ़ी है यानी कि 31.5 हो गई होगी, या 300, 600 और अगर 800 माने तो 5% बढ़ी यानी 315 हो गई, ये 15% बढ़ी यानी 690 हो गई और ये 20% बढ़ी यानी कि 960 हो गई। अब रेशियो पूछा गया है 5 से काट दो, आपका आंसर आ जाएगा 5 से काटो या 15 से काट सकते हो, 15 से काट दो, 15 से काटोगे तो 21 आ जाएगा, 15 से काटोगे 46 आ जाएगा, 15 से काटोगे 64 आ जाएगा, यही रेशियो हो जाएगा। ऐसा प्रश्न है तो ये 1000 सालों से एसएससी पूछ रही है। पहले देखो अगर आपको √x माइनस √x माइनस √ ये सब √ के अंदर होता चला जा रहा है और इनफाइनाइट टर्म से यानी अनंत टर्म है, तो आपको इसके फैक्टर करना है। इसके 2 फैक्टर होंगे n+1 × n। ये हमेशा ऐसी संख्या दी जाएगी जो क्रमागत संख्याओं को गुणनफल हो। तो 20 को लिख सकते हैं 4 × 5। अब इसमें अगर यहाँ माइनस माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा यानी कि इसका आंसर 4 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो इसका आंसर बड़ा वाला यानी कि 5 हो जाता। कहा गया 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, एक को 64% वोट मिलते हैं तो दूसरे को कितना मिलते होंगे 36%। समझ है? क्योंकि पूरा 100% ही होता है, एक अगर 64% पा गया तो दूसरे को अपने आप 36% मिलेगा। अब कहा गया जो जीता हुआ उम्मीदवार है यानी 64% पाने वाला, वो कम पाने वालों से 434 मतों से जीत गया। 64% और 36% का डिफरेंस 28%। 28% बराबर इतना है। 28% अगर इतना है, 28% तो हुआ, 14 में से 6 गए 8, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2। ठीक है, 28% 434 है तो आपसे 100% पूछा गया। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, 4 7 28 या 7 से काटो, 7 चौको 28, 7 से काटोगे 62, यानी 4% बराबर 62। तो 100% कितना हो जाएगा? गुणे में 25 लगा लो, तो 25 × 60 1500 और 50 और जोड़ दो, 1550 आपका उत्तर हो जाएगा। एक कमरे के बारे में बात की गई। कहा गया कमरे की जो चौड़ाई है b, उसकी ऊंचाई की 2 गुनी, यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई की आधी यानी b/2, और उसकी लंबाई की आधी यानी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है बेसिकली 2b। तो कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, हमेशा आपको पता होगा अगर कोई कमरा घनाभाकार है यानी कि क्यूबॉइडल है तो आपका जो सबसे बड़ा विकर्ण होता है वो होता है √ में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर
प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये पता है ना सबको, यानी डायगोनल की जो लंबाई होगी वो सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाओ, तो एल स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया, और प्लस एच स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो 5b स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बाई 4 यानी कि 5 गुणे 4 20, एक 21 बी स्क्वायर बाई 4, तो 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अंडर रूट 21 हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी अंडर रूट 21 बी बाई 2 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहा क्या गया, एक बोट है, एक बोट बोले तो एक नाव है, वो 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 2 घंटे में जाती है और अप स्ट्रीम 7 घंटे में जाती है। यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई भाई साहब, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई 35 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी 35/2, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई 7 घंटे में 35 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 5। अब अगर नाव की चाल निकालनी, 35/2 कितना हो गया 17.5। अब अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड पता हो अप स्ट्रीम, तो बोट की स्पीड बराबर होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी 17.5 22.5/2, यानी 11.25 बोट की स्पीड। और अगर यहाँ से स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो यानी नाव की चाल, तो आपको धारा की चाल, तो 17.5 यानी d माइनस यू बटे 2, यानी कि 12.5/2 यानी 6.2। कहा गया कि 8 वर्ष में 21% वार्षिक ब्याज की दर से, 8 वर्ष में 21% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धन पर 21 वर्ष में समान अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। देखो आप एक समझिएगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है तो 8 वर्ष में ब्याज 8 आर हो जाएगा और 21 वर्ष में 21 आर हो जाएगा। तो ब्याजों का अनुपात जो वो दर पे डिपेंड नहीं करता, अगर दर सेम है तो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, वर्ष पे डिपेंड करता है। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 8:21 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, 8:21 हो जाएगा। सरल करना है यानी सिंप्लीफाई करना है। 1 + x आपको पता है 1 - x इंटू 1 + x कितना होता है 1 - x स्क्वायर, इतना हो जाएगा। 1 - x स्क्वायर इंटू 1 + x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 - x पावर 4। 1 - x पावर 4 इंटू 1 + x पावर 4 ये हो जाएगा 1 - x पावर 8। 1 - x पावर 8 इंटू 1 + x पावर 8 यानी a - b इंटू a + b, यानी 1 - x पावर 8 का स्क्वायर यानी 1 - x पावर 16। क्लियर हो गया। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब इसके सारे शीर्ष किस पे निर्धारित हैं, किस पे निर्धारित है, मतलब किस पे स्थित है, वृत्त के परिधि पे। कहा गया AD, ठीक, BC वृत्त का व्यास है, यानी ये BC वृत्त का व्यास है, ये B है ये C है, BC वृत्त का इस तरह से है। रुक जाओ थोड़ा अच्छे से बनाओ, ये देखो इस प्रकार से आपका है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, BC वृत्त का व्यास है। अब आपसे कहा गया BC ये जो कोण है यानी ये वाला कोण ये 19 डिग्री का है, ठीक है 19 डिग्री का है। तो कहा गया CAD जो कोण है CAD यानी ये वाला कोण 32 डिग्री का है, 32 डिग्री का। तो आपको ACD कोण की वैल्यू निकालनी, आप समझिएगा। पहले देखो आपको पता है कि अगर ये कोण की बात करें तो ये अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है समकोण होता है, यानी ये कोण हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 32 डिग्री का, यानी ये पूरा कोण कितना हो गया 112 डिग्री का। और आपको पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये वाला तो 122 अंश हो गया, ये वाला 122 अंश हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 180 - 122 यानी 58 डिग्री, पूरा 58 डिग्री, पूरा ये 58 डिग्री, इतना 19 डिग्री, तो ये वाला कितना हो गया 39 डिग्री का हो गया, 39 डिग्री का हो गया। अब ये 39 डिग्री का है, ये वाला कोण 32 डिग्री का, दोनों मिलके 71 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा देखो, अच्छा यही तो निकालना था, ACD ही निकालना था, यानी 39 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया। देखो ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। A स्पीक्स द ट्रुथ 5 टाइम्स आउट ऑफ 7 एंड B स्पीक्स 8 टाइम्स आउट ऑफ 9। ठीक है, कहा गया A सच बोलता है 5 बार आउट ऑफ 7। देखो A के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, A सच बोलता है यानी कि A ट्रुथ कितनी बार बोलता है 5/7 टाइम। तो ये झूठ कितनी बार बोलता है 1 - 5/7 यानी कि 2/7, यानी 2 बार झूठ बोल देता है। सिमिलरली B के बारे में कहा गया B सही बात बोलता है 8/9 बार, यानी 9 में से 8 बार B सही बोलता है। तो B झूठ कितना बोलता है 1 बार, B के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपसे क्या पूछा गया, कहा गया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कंट्राडिक्ट ईच अदर। कंट्राडिक्ट मतलब कि विरोध हो जाएगा, कि एक सही बोल रहा होगा तो दूसरा झूठ बोल रहा होगा, दूसरा सही बोल रहा होगा तो
पहला झूठ बोल रहा होगा। समझ आया? आपको क्या काम करना है, आपसे कहा गया कि झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी दी गई, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, जो बचा हिस्सा वो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इतना समझ आया? अब आपसे कहा गया कि ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई एक दूसरे के बातों का खंडन करें। अब आप समझिएगा, देखो खंडन करने के लिए ए सच बोले तब बी झूठ बोल रहा हो, ए सच बोले तब बी झूठ बोल रहा हो तब खंडन होगा, और बी सच बोले तो ए झूठ बोल रहा हो तो भी खंडन होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी बराबर होगी ए सच बोल रहा हो और बी झूठ बोल रहा हो, और बी सच बोल रहा हो तब ए झूठ बोल रहा हो, तो इन दोनों का योग हो जाएगा। यानी जो प्रायिकता होगी वो होगी ए सच बोल रहा हो तो बी झूठ बोल रहा हो, और बी सच, तभी तो एक दूसरे की बातों का खंडन करेंगे। अब इसका गुणा उड़ा करके निकाल लो, तो हो गया 5/7 गुणे 1/9, यानी कि 5/63 हो गया। और ये कितना हो गया, बी यानी 8/9 गुणे 2/7 यानी 16/63, 5 और 16 21/63, यानी कि इनका जो वैल्यू आई वो 5 और 16 21/63 आई। 21/63 कितना हो जाएगा, 1/3, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3। समझ आ गया? कहा गया 17 मीटर ऊंचा कोई पोल है, ठीक है, उसके शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 16 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार 57, देखो इस तरह से है, ये पोल है, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब आंख उठा के देखना पड़ रहा है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब आपसे कहा गया मीनार 57 मीटर ऊंची है। देखो पहले ये ड्रॉ कर दो, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, एक ही बेस पे खड़े। ये 17 है, ये पूरा 57, अगर ये 17 है तो ये भी 17 होगा, यानी ये हो जाएगा 40। समझ आया? ये 17 है तो ये वाला 17 पूरा 57 था, तो ये 17 हो गया, तो ये 40 हो गया ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, कौन से वाले में, इस ट्रायंगल में। आपको पता है ये 60 डिग्री है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी आपका आंसर हो जाएगा 40√3/3। अब ये करने के लिए आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं थी। अगर पेन कॉपी उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब आपने स्टार बैच की हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी है। बोलो क्लियर? कहा गया 3 व्यक्तियों का औसत वजन 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है उसको निकाल के दूसरा, देखो एक व्यक्ति 100 किलोग्राम वाला निकला, यानी 100 वाला गया, और कोई आया एक्स आया जिससे 3 व्यक्तियों के औसत वजन में 4 की वृद्धि हुई। औसत वजन में 4 की वृद्धि यानी कि प्रत्येक के हेड पे 4 की वृद्धि, यानी टोटल वृद्धि कितने की हुई, 12, यानी एक्स आया 100 गया, एक्स माइनस 100 का अंतर 12, यानी एक्स बराबर 112। पूछा गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले 3 चीज़ें निकालनी होती हैं, एक निकालना होता है मीन, एक निकालना होता है वेरिएंस, और वेरिएंस निकाल लो तब फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। सबसे पहले मीन क्या होता है, मीन होता है पदों की सबका योग, तो 5 3 8 4 12 7 19, 7 4 11 3 14 5 19, मीन होता है योग बटे पदों की संख्या, यानी मीन हो गया 19/4, 19 हो गया योग 4 पदों की संख्या। वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है समेशन ऑफ मीन माइनस xi का होल स्क्वायर बटे में n। यानी कि आपको क्या काम करना है, मीन में से प्रत्येक पद को घटाना है, उसका स्क्वायर करना है और जोड़ते रहना है। तो 19/4 में से 5 को घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 19/4 माइनस 5, यानी ये 20/4, 20/4 में से 19/4 घटेगा 1/4, उसका स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, प्लस 19/4 माइनस 12/4, यानी ये 7/4 बचेगा, 7/4 का स्क्वायर 49/16 हो जाएगा, ठीक है। 19/4 में से 4 घटाओगे, 19/4 माइनस 16/4, यानी 3/4 का स्क्वायर, यानी 9/16 ये हो जाएगा, प्लस 19/4 में से 7 घटाओगे, यानी 19 माइनस 28/4, यानी 9/4 का स्क्वायर, यानी 81/16 हो जाएगा। अब आप सबको जोड़ दो, तो 49 1 50 और 81 9 कितना हो गया, 90, 90 और 50 140, यानी 140/16 ये आया, और बटे पदों की संख्या यानी कि बटे में 4, यानी 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आया तो 4 से कटा 35 हो गया, यानी आपका जो वेरिएंस आया वो आया 35/16 के करीब, 35/16 के करीब। कितना हो गया, 35/16 के करीब। एक बार देख लेते हैं, 81 90, 90 50 140, 140/16, 140/16 जो हुआ यानी कि 35/16 हो गया। अब अगर
जो वेरिएंस आया है वो 35/16 है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो हो जाएगा अंडर रूट में 35/16। 35/16, 16 का वर्गमूल 4 और 35 लगभग 6 के बराबर हो जाएगा। 35 का वर्गमूल लगभग 6 के बराबर हो जाएगा। तो 6 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 1.5 से थोड़ा कम, यानी 1.48। तो आपको समझ में आ गया। आप सबसे पहले निकालेंगे मीन के बाद वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस का फॉर्मूला होता है मीन में से प्रत्येक पद को घटा घटा के स्क्वायर करते रहेंगे और फिर बटे में पदों की संख्या यानी कि बटे में 4, और उसके बाद जो आया वो वेरिएंस हो गया। और वेरिएंस का वर्गमूल जो होता है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट में वेरिएंस, तो वेरिएंस का वर्गमूल निकाल के आंसर। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। रेवा के पास चिकन है, गोट है, ठीक है, चिकन है, गोट है, हमें उससे मतलब नहीं कि क्या है चिकन है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एनिमल के जो हेड हैं उनका नंबर जो आया वो कितना है? 100 है। और टोटल नंबर ऑफ एनिमल लेग्स, देखो चिकन और गोट की संख्या का जो अनुपात है उस योग है वो 100 है। पद देखो, आपको पता है पैर चिकन के पास 2 गोट के पास 4, यानी 2c प्लस गोट बराबर कितना हो जाएगा? 2c प्लस 4 गोट कितना दिया गया? 348। तो हम कह सकते हैं c प्लस 2g कितना हो जाएगा? आधा कर दो, 100 कितना हो जाएगा? 74, 174। अब आपको निकालना है कितनी बकरियां हैं, तो घटा दो, तो गोट कितनी हो जाएगी? 174 माइनस 100 यानी कि 74। तो आपको अगर पैरों की संख्या दी जाए और सिरों की संख्या दी जाए तो पैरों की संख्या बटे 2 माइनस हेड की संख्या जो होती है वो हमेशा चौपाए जानवर की संख्या होती है। फॉर्मूला तो सबको पता होगा, पता है ना? आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, सबको पता है? बिल्कुल सही है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसकी भी वैल्यू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये तीनों आइडेंटिटीज़ हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 होता है? नहीं, तो ये गलत है, ये पूछा गया था। लो भैया, कहा गया एक 36 ताल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर दूरी पे, यानी ये 70, उन्नयन कोण 60 पाया गया। आपको पता है अगर ये 60 है तो आधार का रूट 3 गुना होता है परपेंडिकुलर, यानी ये 70 रूट 3 हो जाएगा। एक कार है जिसमें 12%, 18% और 25% की छूट दी जाती है। देखो x% और y% का रिजल्टेंट छूट होती है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, पता है ना? तो 12-18 का कितना हो जाएगा? 12-18 30 माइनस 18 गुणे 12 216/100 यानी 2.16। 30 में से 2.86 घटेगा तो हो जाएगा 27.84। 27.84 और 25 का अगर सक्सेसिव निकालेंगे तो हो जाएगा 27.84 प्लस 25 प्लस 27.84 गुणे 25/100 यानी कि ये हो जाएगा 27.84/4 यानी कि 6.96, ये घट जाएगा। तो 27 25 52, 52 में से 6 घटेगा भैया, 52 में से 6 घटेगा 46 यानी ये लिखा हुआ 46.84 और इसमें से घटा दो 0.96, तो ये लगभग हो जाएगा 45.88। लो भैया, कहा कि एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 32, 20 संख्याओं का औसत 32 है। अब दो संख्या 29 और 31 वाली निकाल दी जाती हैं। देखो दो संख्या नहीं, 20 संख्याओं का औसत 32 यानी उनका योग 640। ऐसे कर सकते। दो संख्या जो निकाली उनका योग 60। अब संख्याएं कितनी बची? 18, यानी ये बचा 580 बटे 18, 18 तिया 54, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 18 दूना 36, यानी आपका औसत कितना बचा? 32.2। अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं। देखो जो संख्याएं गई हैं वो कितना छोड़ के गई हैं, देखो कितना छोड़ के गई हैं, 29 और 31, यानी उनका एवरेज 30 है, यानी कि वो 60 लेके गई। जबकि अगर 64 लेके जाती तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, यानी वो अपने हिस्से का 4 छोड़ गई, और अपने हिस्से का जो 4 छोड़ के गई वो बची हुई 18 संख्याओं पे डिवाइड होगा, यानी कि ये एवरेज को कितना बढ़ाएगा? 4/18। या हम कह सकते हैं ये एवरेज को कितना बढ़ाएगा? 2/9, 2/9 मतलब 0.22, यानी एवरेज अगर 32 था तो 32.22 हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे मेंस के 30 प्रश्न। आई होप आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले। बाकी 2 शिफ्ट भी जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी और मस्ट वीडियो भी मिलेगी, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। शिफ्ट का जो मेंस का पेपर हुआ था उसके 30 प्रश्न करने वाले हैं। आपको सारे 30 प्रश्न समझ में आने वाले हैं, मेरी गारंटी है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना और प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें चारों शिफ्ट के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। हालांकि मस्ट वीडियो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पे PDF ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कहा गया कि इस जो इक्वेशन दिए गए हैं
किस मान के लिए, m के किस वैल्यू के लिए, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर दो इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो उसके कोई हल नहीं होंगे अगर a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो, जहाँ पे a1 x का गुणांक होता है, a2 x का गुणांक, b1 b2 y के गुणांक और c1 c2 कांस्टेंट है। यानी आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन्हीं दोनों से निकल आएगा। आप a1 बटे a2 यानी कि x के गुणांक 18 बटे 7, अगर ये बराबर हो गया b1 बटे b2 यानी -72 बटे -m यानी 72 बटे m की, तो पहला केस यही होल्ड हो गया। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ऐसे हल नहीं होना है, तो 18 चौको 72 यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा 7 चौको 28। क्लियर हो गया। ऐसे प्रश्नों को कभी लिख के नहीं सॉल्व करना है। आपको पता है 225 का वर्गमूल 15, 15 154 में जुड़ेगा 169 जिसका वर्गमूल 13, 13 108 में जुड़ेगा 121 जिसका वर्गमूल 11, 11 25 में जुड़ेगा 36 जिसका वर्गमूल 6, 6 10 में जुड़ेगा 16 जिसका वर्गमूल 4 बटे में। देखो 19.25 गुणे 4, 19 चौको 76 एक 77 हो जाएगा। 77 में 4 से गुणा करोगे, 70 गुणे 4 कितना होता है, 70 गुणे 4 280, 77 गुणे 4 अगर लिखना है तो 77 गुणे 4, 70 गुणे 4 280 और 28 यानी 308 ये हो गया। और 308 में 16 जुड़ेगा 324 जिसका वर्गमूल 18, 4 बटे 18 कितना हो जाएगा 2 दूनी 2 9 18। कहा गया ए और बी हैं जो कोई कार्य एक साथ काम करें तो 48 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी अगर स्टार्ट कर दें दोनों भाई साहब तो ये 48 दिन में कर सकते हैं। अब कहा गया ए जो है बी का 4 गुना कार्य कुशल है, यानी बी 1 यूनिट करता है तो ये इसका 4 गुना यानी 4 यूनिट करता है। तो कहा गया बी अकेले कितने दिन में, आपको पता है एक दिन में 5 यूनिट हो रहा था तो 48 दिन लगे, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा 48 गुणे 5। और करना किसने है, बी ने। बी करता है एक दिन में एक काम, तो 48 गुणे 5 करने के लिए 48 गुणे 5 दिन यानी 240 दिनों की आवश्यकता होगी। कहा गया कि 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक खंभा एक मीनार है, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री, यानी ये वाला कोण आपको दिया गया 60 डिग्री, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 60 डिग्री। खंबे की ऊंचाई है 24√3, यहाँ पे लिख दो 24√3 है, ठीक है। आपसे कहा गया कि अगर ये दूरी 60 फीट हो तो मीनार की ऊंचाई बताओ। आपको पता है ये 24√3 है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये भी 24√3। आपको पता है ये वाला 60 है, ये कोण 60 अंश का है, तो ये कितना हो जाएगा। आपको पता है अगर ये कोण 60 अंश का हो तो जो परपेंडिकुलर होता है वो आधार का √3 गुना होता है, यानी अगर ये 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60√3, यानी ये कितना हो गया 60√3, ठीक है। अब ये 60√3 है और ये 24√3 है, तो पूरे मीनार की ऊंचाई 60 + 24 यानी 84√3 हो जाएगी। देखो श्रीमती दीपा देवी 30% बचाती हैं, 42,000 वेतन है, तो व्यय कितना है 30% बचाती है यानी 70% खर्चा। 42,000 का 10% 4200, 70% 4200 गुणे 7, तो 7 चौको 28,000 और 1400 और जोड़ दो 29,400 आपका उत्तर हो जाएगा। कहा गया एक क्या है, त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप। अगर कोई वृत्त है उसके अंदर कोई वर्ग बना है तो हमेशा समझना कि जो वृत्त का डायमीटर होगा, यानी कि डायमीटर अगर त्रिज्या 5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 10। वृत्त का जो डायमीटर होगा वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। वर्ग की भुजा अगर ए हो तो विकर्ण होता है a√2, a√2 बराबर 10, यानी हम कह सकते हैं a बराबर 5√2। अब अगर भुजा 5√2 है तो परिमाप पूछा गया है, परिमाप कितना हो जाएगा 4a, यानी कि 4 गुणे 5√2 यानी 20√2। देखो रेशमा के बारे में कहा गया, रेशमा 45 किलोमीटर की दूरी 15 की चाल से यानी 3 घंटे का टाइम इधर लगा, 80 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से यानी 2 घंटे का टाइम इधर लगा, और 6 किलोमीटर की दूरी 2 की स्पीड से यानी 3 घंटे का टाइम इधर लगा। तो कहा गया कि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस 45 80 125 6 131 और टोटल टाइम कितना लगा 3 3 6 2 8 घंटे का, 131 8 घंटे में, यानी 8 से काटोगे 8 × 8 5 51 8 6 48 और 3 30 और ये कितना हो जाएगा 8 3 24 8 8 64 यानी 16.38 किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड। त्रिभुज ABC बी पर समकोण है, कोई बात नहीं, बी पे हमने समकोण बना दिया, हालांकि ये ट्रायंगल कम लग रहा है, ABC कोई ट्रायंगल है जो बी पे समकोण है, ठीक है। कहा गया CAB जो कोण है ये वाला 60 डिग्री का है। अब आप बताओ ये 60 डिग्री का हो गया, ठीक है, और AB बराबर 12 है, ये 12 है। आपको पता है अगर ये 60 डिग्री होता है तो जो आधार है इसका √3 गुना होता है लंब, यानी ये कितना हो जाएगा 12√3। सिंपल सी बात है, तो BC की लंबाई निकालनी थी। कहा क्या गया कि सलोनी जो हैं, ठीक है, सलोनी के 4 पेपर में औसत 51 है, 5वें पेपर में 56 मिले। अब एक बात बताओ, अगर 5वें पेपर में भी केवल 51 मिले होते तो उसका एवरेज ही 51 हो जाता, लेकिन उसे 5वें पेपर में 5 नंबर ज़्यादा मिल गए।
ये 5 नंबर जो ज़्यादा मिलेंगे वो पाँचों पेपर पे डिवाइड होंगे, यानी पाँचों पेपर पे एक एक बढ़ाएंगे। यानी अगर पाँचों पेपर पे एक एक नंबर औसत बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब वो औसत बढ़ा रहे हैं। तो औसत 51 था, 5 पेपर पे 5 नंबर बढ़ा यानी एक बढ़ा, तो टोटल कितना हो गया 52, यानी कि सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत कितना हो गया 52। कर्व्ड सरफेस एरिया बेलन के लिए दी गई। बेलन के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया अगर रेडियस r हो और ऊंचाई h हो तो 2 पाई RH होती है। ये बराबर दिया गया 126 पाई, 126 पाई, ठीक है। ऊंचाई 14 दी गई, 14 से 126 कटेगा कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये 9 हो गया। पाई से पाई कट गया, 2r बराबर 9, तो r बराबर कितना हो गया 9/2। अब आपसे आयतन कहा गया था, आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h, यानी अगर हम इसमें r/2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमेशा याद रखना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम r/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या आ जाता है भैया, अगर हम सरफेस एरिया में r/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वॉल्यूम हो जाता है। यानी आप लिख लेना सरफेस एरिया गुणे r/2 बराबर वॉल्यूम। तो r/2 से 126 पाई में गुणा करना है, यानी r/2, r की वैल्यू 9/2 थी तो r/2 कितना हो जाएगा 9/4 और गुणे 126 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व वॉल्व कर लेना, 2 से 2 कटा, ये 63 हो गया। 63 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 63 गुणे 9 कितना हो जाएगा 9 × 27, हासिल आई 2, 9 × 4 = 54, 2 56 और बटे में 2 पाई। काटोगे तो कितना हो जाएगा 283 सही, 1/2 पाई आंसर। क्या कहा गया, कहा गया कि एक नमूना नहीं मतलब सैंपल का जो मीन है वो 60 है, मीडियन 48 है, मोड निकालना है। आपको पता है मीन, मीडियन और मोड में जो रिलेशन होता है वो होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 × मीडियन, ये बराबर किसके होता है 3 × मीडियन बराबर होता है बहुलक यानी मोड प्लस 2 × क्या 2 × मीन माध्य। ये फॉर्मूला लिख लेना। तो यहाँ पे 3 × मीडियन, मीडियन कितना है 48, तो यानी 48 यहाँ 144 हो गया, ये बराबर मोड, मोड हमें निकालना है मीन 60, 60 दूना 120, यानी 144 बराबर m प्लस 120, तो m बराबर 24। क्लियर। मोड कहा गया क्या होगा, आपको पता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। सबसे ज़्यादा बार आने वाले की संख्या 13 कितनी बार आया है 1 2, तो यहाँ पे 13 के आगे 2 लिख लो। और देखो 15 कितनी बार आया है 15 1, 15 एक बार हो गया। 31 कितनी बार आया है 1 बार, 31 एक बार आया है। 12 कितनी बार आया है 1 बार, कोई बात नहीं, हमें 2 से ऊपर देखना है। 27 कितनी बार आया है 27 1 2 3, यानी 27 3 बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है, ठीक है। 30 कितनी बार आया है 1 बार, 28 कितनी बार आया है 1 बार और 16 कितनी बार आया है 1 बार, यानी आपका सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 27, तो बहुलक क्या हो गया 27। देखो केंद्रक क्या होता है, मीडियंस का क्या होता है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। अब अगर इसका देखो PQR कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसका जो मीडियन है कोई मीडियन होगी, PM मान लो मीडियन थी, इसका केंद्रक L था। और आपको पता है जो मीडियन होती है उसको केंद्रक 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी PL और LM का अनुपात हो जाएगा 2:1, ठीक है। PQ की लंबाई 6 है, PQ की लंबाई 6, PQ क्या है भुजा है। ये कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के लिए जो मीडियन होती है उसकी लंबाई कितनी होती है A√3/2, अगर A भुजा हो तो A√3/2 मीडियन होती है। यहाँ पे PQ 6 यानी A बराबर 6, 6√3/2 यानी कि इसकी माध्यिका कितनी हो गई 3√3, और 3√3 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, यानी कि 2 ये है और 1 ये है, यानी 3 बराबर 3√3 तो 2 बराबर 2√3। तो PL की लंबाई निकालनी थी 2√3, आंसर हो गया। बात को समझना, कहा गया एक बेईमान व्यापारी है अपने माल पे 50% अधिक अंकित करता है। अब ये सब दिमाग में करना है, यानी कि 100 का खरीदा 150 लिखा, कहा गया फिर 20% की छूट, 150 पे 20% की छूट यानी 80% पे बेचता है, 150 का 80%, 150 का 10% 15, तो 80% 120, यानी 120 पे बेचता है, यानी 100 का सामान 120 पे बेचता है, ठीक। अब कहा गया कि वो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है, यानी कि वो 100 रुपये, यानी ऐसे समझिएगा कि 100 रुपये वाली चीज़ 120 में लिखता है, लेकिन 100 रुपये में 100 ग्राम ना बेच के 90 ग्राम बेचता है, यानी क्रय मूल्य तो इतना है, 100 रुपये में वो 100 ग्राम खरीदता है लेकिन बेचता है 120 रुपये में 90 ग्राम, यानी 1 रुपये में खरीद के 4/3 रुपये में बेचता है। 1 रुपये में खरीद के 4/3 में बेचता है, यानी प्रॉफिट कितने का 1/3 का, 1/3 होता कितना है 33%। देखो ABC की बात की गई, वो 3:4:8 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और जो प्रॉफिट मिलता है उनको 2:3:5 के अनुपात में मिलता है। ये है प्रॉफिट, ये है इन्वेस्टमेंट,
टाइम का रेशियो पूछा गया। हमेशा समझिएगा, अगर टाइम का रेशियो निकालना है तो आप कहेंगे प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, यानी 2 में इसके इन्वेस्टमेंट यानी 3 से डिवाइड कर दो, 3 में इसके इन्वेस्टमेंट 4 से डिवाइड कर दो, 5 में इसके इन्वेस्टमेंट 8 से डिवाइड कर दो। अब चूंकि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता तो आप 3 4 8 का एलसीएम ले लो 24, 24 से गुणा कर दो। 24 से गुणा करोगे तो ये आपको पता है यहाँ पे 8 से गुणा होगा, यहाँ पे 6 से गुणा होगा और यहाँ पे 3 से गुणा होगा, यानी आपका रेशियो कितना हो गया 16, 18 और 15। देखो 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था, ठीक है, ये 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, यानी 6 साल पहले और 4 साल बाद, यानी कि डिफरेंस कितना है 10 वर्ष। 6 साल पहले यानी 6 साल पहले और 4 साल बाद, यानी कि अब से 6 साल पहले अब से 4 साल बाद, यानी -6 और +4, यानी डिफरेंस 10। 10 वर्ष में रेशियो में कितने का चेंज हुआ 4, यानी 4 रेशियो बराबर 10, यानी 1 रेशियो बराबर 2.5, 1 रेशियो बराबर 2.5। अब 7 आपसे ए की आयु पूछी गई, आपको पता है कि 6 साल पहले उसकी आयु 7 रेशियो थी। 7 रेशियो कितना हो जाएगा 7 × 2.5, यानी कि कितना हो जाएगा 17.5। 6 साल पहले अगर 17.5 थी तो अभी कितनी हो जाएगी 17.5 + 6 यानी कि 23.5, यानी 23 सही है 1/2 साल। देखो x और y का महत्तम समापवर्तक 15 है। x और y का महत्तम समापवर्तक 15 होने का मतलब कि x मान लो 15a है और y 15b है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका ए और बी को प्राइम नंबर है, यानी ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं। अब कहा गया इसका और इसका एचसीएफ क्या होगा। देखो 36x² - 81y² को लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर - 9y का होल स्क्वायर, यानी 6x - 9y, 6x + 9y, ये पहला टर्म बचा, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर इसमें से कॉमन ले लूँ 3, इसमें से कॉमन ले लूँ 3, तो आपका बाहर क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 3y और यहाँ पे बचेगा 2x + 3y, ये तो बचेगा। अब देखो दूसरे टर्म की बात करें 81x² - 9y² को लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर - 3y का स्क्वायर, यानी ये 9x - 3y लिखा हुआ है और दूसरा वाला 9x + 3y लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें 3 कॉमन, इसमें 3 कॉमन, यानी कि टोटल कॉमन कितना हमारा हो जाएगा 9। इधर बचेगा 3x - y और इधर बचेगा 3x + y। समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, लिखते रहिएगा साथ में। अब देखो हमें पता है भैया कि इसका और इसका एचसीएफ निकालना है, तो 9 तो पहले कॉमन आ गया तो 9 को अलग रख लो। दूसरी चीज़ देखो x और y, इसमें से भी 15 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 15 कॉमन आ जाएगा, समझिएगा, इसमें से भी 15 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 15 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x और y का महत्तम समापवर्तक क्या है, x और y का महत्तम समापवर्तक कितना है, x और y का महत्तम समापवर्तक 15 है। तो यहाँ से भी 15 कॉमन, 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 यानी कि आप कहेंगे कि इसका एचसीएफ जो बनेगा वो 9 × 15 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, एचसीएफ की बात करें तो इसमें से 15 निकला, ये वाला 15, इसमें से 15 निकलेगा, ये वाला 15, देखो इसमें से 15 निकला यहाँ, यानी ये लिखा है 9 × 15 × 15 और ऐसे लिखा हुआ है ये 9 × 15 × 15, ठीक है, बाकी कुछ भी लिखा हो। तो यानी जो मैक्सिमम इसका एचसीएफ आएगा वो आएगा 9 × 15 × 15, इतना तो मिनिमम होगा, यानी 9 × 15 × 15 इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कि जो इसका एचसीएफ हो किससे डिविजिबल होगा, तो 9 × 15 × 15 किससे डिविजिबल होगा 9 × 15 से, यानी 135 से डिविजिबल होगा। क्या 180 से होगा, नहीं। क्या 120 से होगा, नहीं। क्या 90 से होगा, नहीं, ठीक है। मतलब एचसीएफ नहीं पूछा गया, एचसीएफ तो हो जाता 9 × 15 × 15, ठीक है, लेकिन हमें यह पूछा गया था इवन 9 × 15 × 15 के बाद ये एचसीएफ हो जाता, लेकिन वो पूछा गया था किससे डिविजिबल है, तो आप कहेंगे 9 × 15 × 15 135। कहा गया विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी, अंतःकोणों का योग। अगर किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो उनके कोणों का योग अंतःकोणों का योग होता है n - 2 × 180, ये बराबर 2700 दिया गया। अब 180 से ये काटेंगे तो 15 आएगा, यानी n - 2 = 15, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 17। अब अगर भुजाओं की संख्या n हो तो विकर्णों की संख्या होती है n × n - 3/2, होती है नहीं होती, तो आप ये कितना हो गया 17 × 17 - 3 14 बटे 2 से 14 कटेगा 7, 17 7 119 विकर्ण हो जाएंगे। देखो x कोई राशि है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है। 2/5 गुना कितना होता है बताओ 40%, 5 साल में 40%, ब्याज दर कितनी हो जाएगी 8%। देखो कहा गया ये संख्या किस संख्या से विभाज्य है। अब देखो सबसे पहले अगर 16 से विभाज्य होगी तो 8 से विभाज्य अपने आप हो जाएगी। 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 और 5 नहीं है, ठीक है। अब 11 से भी चेक कर लो, 11 से डिविजिबिलिटी, 11 से डिवाइड भी कर सकते हो, अल्टरनेट डिजिट का सम भी ले सकते हो। मैं
11 से डिवाइड करूँ? नहीं, अल्टरनेट डिजिट का सम ले। तो 1 5 6 2 8 और 6 14, 14 इधर हो गया और 2 4 6 और 1 7 इधर हो गया। 14 और 7 का डिफरेंस क्या 0 है? नहीं। क्या 11 का टेबल का है? नहीं। तो ये 11 से नहीं डिविजिबल। अब 16 और 8 में 16 चेक कर लो। 16 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है लास्ट 4 डिजिट से बनने वाली संख्या 16 से कटनी चाहिए। लास्ट 4 डिजिट से बनने वाली संख्या कितनी है? 4216। 16 से डिवाइड करोगे 16 दूना 32, 10 101, 16 छक्के 96, 5 56, नहीं कट रहा है यानी 16 से नहीं कटेगा। अब 8 से काट के देख लो, 16 से नहीं कट रहा तो एक ही ऑप्शन बचा, 8 से कटेगी। ठीक है। 10% की तो क्रमिक छूट आपको पता है x की क्रमिक छूट होती है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100%। तो 2x, x बराबर 10, 20 माइनस 1 21, कितना 21 से 19। देखो ये सब ट्रिक वाले प्रश्न नहीं है, ये सब बेसिक से प्रश्न है। देखो कहा गया 80 लीटर दूध में दूध जो है वो 60% है। अब हमें दूध को 80% बनाना है। देखो अगर दूध 60% है तो हमें क्या मिलाना चाहिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि पानी कितना है, 40%, यानी पानी कितना था 32 लीटर। 40% यानी 32 लीटर। अब हमें दूध को 80% बना देना है। दूध को 80% यानी पानी बचा 20%। और चूंकि पानी मिलाना नहीं है यानी कि जो भी मिक्सचर है उसका 20% बराबर 32 है। जो भी मिक्सचर नया वाला बना उसका 20% यानी 1/5 पाँचवा हिस्सा 32 है, यानी पूरा कितना हो जाएगा 160। यानी 160 लीटर अगर हम बना दें किसी दूध को मिला के तो ये हमारा 80% हो जाएगा दूध। तो 80 लीटर था, 160 लीटर बनाना यानी कितना ऐड करना पड़ेगा 80 लीटर। देखो इसको सॉल्व करना है। -2 इंटू -1, ये 2 हो गया, 2 1 3, 3 7 21 यानी इतने की वैल्यू हो गई 21। इसके आगे डिवाइड का साइन लगाओ। -2 ये 9 3 12 2 14, माइनस का 14 डिवाइडेड बाई का साइन लगा हुआ। -14 गुणे -6 यानी कि प्लस का 84 हुआ और -3 ऑलरेडी लिखा हुआ है यानी कि माइनस का 84 हो गया और 3 माइनस। देखो ये इतना तो प्लस 84 हुआ था लेकिन माइनस एक और लगा हुआ यानी कि 3 - 84 डिवाइडेड बाई 21। 21 से 84 कटेगा 4, 3 में से 4 घटेगा -1। ये सब मुजबानी करने वाले प्रश्न है। देखो इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हो। x बराबर 3 रख लो, y बराबर 2 रख लो। 3 दूनी 6, 4 9 36 और 4 40। तो x बराबर 3 तो 2 3 6 और प्लस x बराबर 3 y बराबर 2 यानी कि y बराबर 6 2 8। आंसर आ जाएगा। समझिएगा एक ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, समलंब आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी, बस वो समलंब चतुर्भुज हो जाएगा यानी ट्रेपेजियम हो जाएगा। उनकी साइड का जो डिफरेंस है वो a और a + 12 है, यानी ऊपर वाला अगर a है तो ये a + 12। इनके बीच की जो दूरी है, दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी है 60 है। कहा गया क्षेत्रफल। अब ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी a + a + 12 यानी 2a + 12, इसमें से 2 कॉमन ले लो यानी 2 टाइम्स ऑफ a + 6 और इंटू इनके बीच की दूरी यानी 60 बराबर कितना दिया गया 1380। यही तो क्षेत्रफल दिया गया। अब इसमें क्या था? कुछ नहीं, 6 से 1 काटेंगे 23, 2 से 2 कट गया। a + 6 बराबर 23 यानी a बराबर 17। a 17 हो गया यानी ये भुजा हो गई 17 और ये भुजा हो गई 29। फॉर्मूला याद रखना था बस। समझिएगा प्रश्न को। कहा गया कि 3 छात्र सही नहीं लिखा है, 3 छात्र द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रोबेबिलिटी दी गई, यानी कि वो इतनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब 7 अगर 7 बार सॉल्व करेंगे तो 3 बार सही निकलेगा और ऐसे 5/9 है, ऐसे 1/5 यानी a के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/7 यानी a के नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? आपको पता है सॉल्व करने कोई चीज़ पॉसिबल होने की और इम्पॉसिबल होने की प्रोबेबिलिटी का योग 1 होता है। तो अगर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 7 में से 3 बार अगर वो सही करता है तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/7। अरे अगर एक बात बताओ 7 बार वो सॉल्व करता है, 3 सही करता है तो बाकी 4 गलत, यानी कि 7 में से 4 यानी गलत होने की प्रोबेबिलिटी इसकी आगे 4/7। ऐसे बी के गलत करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/9 वो सही करता है, 1 - 5/9 गलत वाला हो जाएगा। और ऐसे सी के प्रोबेबिलिटी है गलत करने की 1 - 1/5 यानी 4/5, 4/5। ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया? कहा गया समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी? एक बात बताओ, अगर समस्या के हल होने की प्रायिकता निकाले, आप ये बताओ अगर हम ये निकालें हल कब होगा? कोई प्रॉब्लम सॉल्व कब होती है? जब तीनों में से कोई एक सॉल्व कर दे तो मतलब सॉल्व हो गई। ठीक है। तो आप पहले निकाल लो कि प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी मतलब ये भी ना सॉल्व कर पाए, ये भी ना सॉल्व कर पाए, ये भी ना सॉल्व करे, तो तीनों की यानी कि प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PA गुणे PB गुणे PC। समझ लो, यानी कि प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि ए के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी गुणे बी के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी गुणे सी के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कितना हो जाएगा 4/7 गुणे 4/9 गुणे 4/5 यानी 64 बटे में 7 × 5 = 35 9 × 315 यानी ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, यानी तीनों में से किसी से नहीं सॉल्व हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 64/315। तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तीनों में से किसी एक से
1 माइनस ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, यानी 1 माइनस 64/315, यानी ये कितना हो जाएगा 251/315। समझिएगा, प्रोबेबिलिटी मैं करवाऊंगा तो आप आराम से समझ जाएंगे। देखो कहा गया एक पिरामिड है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये पिरामिड है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहा गया इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है, यानी कि भुजा ये 8 है। कहा गया इसका तिर्यक कोण, तिर्यक कोण क्या होता है? तिर्यक कोण ये वाला होता है, यानी कि ये वाला, इसकी जो ऊंचाई है वो 24 है। तो आपको वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। आपको मैं बता दूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो ये वाला जो इसका बेस, पिरामिड का जो बेस होता है उसी शेप में आपको ऊपर मिलता है, मतलब उतने ट्रायंगल मिलते हैं। यानी कि इसका बेस क्या है? इसका बेस है हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल अगर बेस है तो इसके कितने ट्रायंगल में कितनी भुजाएं? 3। तो इसके कितने सरफेसेस मिलेंगे? 3। यानी कि ये वाला जो सरफेस होगा वो ट्रायंगुलर होगा। ये भुजा दी गई 24, ये भुजा दी गई 8। तो पहले तो इसकी स्लैंट हाइट निकालो, यानी इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? आपने कहा ये 24 है, ये 8 था, परपेंडिकुलर ड्रा करा तो ये 24 है। देखो ये 24 है, ये 24 है, यानी ये दोनों 24 है। तो इक्विलेट आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये 24 है, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो ये परपेंडिकुलर हमेशा बाइसेक्टर होता है, यानी ये 4 हो गया। ये 24 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में बचेगा इधर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 36 माइनस 1 35, यानी हाइट आ गई 35। अब आपके पास ये हाइट आ गई 4√35। क्लियर हो गया? हमारी हाइट कितनी आ गई? हमारी नहीं, मतलब इसकी हाइट कितनी आ गई? 4√35। समझ आ गया? अब आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? आप आराम से निकाल सकते हो। आपको पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, बेस की एरिया √3/4, इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 3 इंटू एरिया ऑफ सरफेस। एरिया ऑफ सरफेस कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू बेस, बेस तो यही होगा 8 इंटू हाइट कितनी है? 4√35। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो आप देखो 64 को 4 से काटेंगे 16√3, 16√3 और इधर कितना हो गया? 2 चौको 8, 3 चौको 12, चौको 48√35, यानी कि 16√3 प्लस 48√35, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर? देखो 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात, कुल पैसे हैं इतने, तो 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों के बीच का अंतर। देखो 25 पैसे के 5 यानी 125 पैसे हो गए, यानी 1.25 रुपया हो गया। 50 पैसे के 4 सिक्के यानी 2 रुपया हो गया। 2 रुपये के 3 सिक्के यानी 6 रुपया हो गया। 5 रुपये का एक सिक्का अगर हो तो कितना रुपया बनेगा? इतना। 6 5 11, 2 13 और 1 14.25। लेकिन रुपया 14.25 ना होके कितना है? 285, यानी 14.25 रुपये जो आया है। हमने सिक्के 5x, 4x, 3x और x माने होते तो हमारे रुपये होते 1.25x, 2x, 6x और 5x, यानी 14.25x टोटल रुपये होते। ये बराबर 285, यानी ये बराबर कितना हो जाएगा? 20। x बराबर 20 हो गया। तो आपसे कहा गया 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों के बीच का अंतर। 25 पैसे कौन से वाले हैं? ये वाले। और 5 रुपये वाले ये कौन से हैं? ये वाले। तो 5x और x का अंतर है यानी 4x, x बराबर 20, तो 4x बराबर 80। देखो 6500 की राशि को 2 साल के लिए 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि अर्धवार्षिक ब्याज। अगर 10% वार्षिक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट छमाही कितनी हो जाएगी? 5%। अब आपसे कहा गया 6500 रुपये हैं, 5% ब्याज दर है, तो मिश्रधन ज्ञात करना है। यानी 6500 रुपये पे हमसे कहा गया, आपको पता है एक छमाही में हो जाएगा 1 + r/100, यानी 1 + 5/100, यानी 1 + 1/20, यानी कि एक छमाही में हो जाएगा 6500 का 21/20। 2 छमाही कितना हो जाएगा? 21/20 का स्क्वायर। 3 छमाही 21/20 के पावर 3, 4 छमाही में इतना। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, ठीक है। 7900 के अराउंड आएगा। cos 120 का सटीक मान। अब cos 120 कैन बी रिटन एज cos 90 + 30। अगर आपको नहीं भी याद है तो cos 90 + थीटा, आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें सभी पॉजिटिव हैं, इसमें साइन cos, तो 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, यानी नेगेटिव वैल्यू देगा। और 90 प्लस पे cos साइन हो जाता है, साइन cos, यानी माइनस में sin 30 हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू हाफ माइनस हाफ, यानी कि -0.5। तो ये वीडियो में मैं SSC CGL मेंस 2022 के लास्ट शिफ्ट यानी 7 मार्च के सभी मैथ्स के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं और 20-25 मिनट से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। और एक चीज़ और ये है कि टेलीग्राम चैनल पे PDF अपलोड कर दिया गया, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहा गया एवरेज निकालना था। एवरेज कैसे निकलता है मालिक? एवरेज होता है 3 3 6 तो 8, यानी पदों की संख्या नीचे और ऊपर योग 693 456 इकट्ठे न जोड़ो, आप यूनिट डिजिट ले लेके जोड़ो। पहले यूनिट डिजिट से शुरू करो, फिर जोड़ना शुरू करो धड़ाधड़। तो 693 456 876 532, यहाँ पे 876 और है, 876 532
934, 691, 596, 398 और 682। तो पदों की संख्या कितनी है टोटल? यहाँ पे अगर देखें तो पदों की संख्या 8 9 के 9 है। कितनी है? 9। अब जोड़ो तो 3 6 9 6 15 2 17 4 21 1 22 6 28 8 36 2 38 के 8 हासिल आए 3 3 9 12 5 17 3 20 3 23 9 32 9 41 9 50 8 58 7 65 6 8 14 6 20 3 23 5 28 6 34 9 43 5 48 4 52 6 58। 9 से डिवाइड करोगे 9 छक्के 54, 4 45, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, हाँ ठीक है। और ये 0 आएगा और फिर बचेगा 8 9 8 72, यानी कि 650.89 आपका एवरेज हो जाएगा। कहा गया लार्जेस्ट संख्या 3 अंकों की जो 3 5 9 से डिवाइड करने पे 2 शेषफल देती हो। 3 5 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 बचे 45। और हमारी संख्या जो भी होगी वो 45x + 2 के फॉर्म की होगी। क्यों? क्योंकि 45x हमेशा डिविजिबल होगा और 2 शेषफल के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, x की क्या वैल्यू रखें ताकि ये 45x + 2 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मिले। तो x बराबर अगर 20 रखेंगे तो 902 आएगा। x बराबर अगर 22 रख देंगे तो ये 990 हो जाएगा और 2 और जुड़ जाएगा। हमें 1000 से ऊपर जाना नहीं है, यानी x बराबर रख देंगे 22। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी 3 अंकों की जो इन तीनों से डिवाइड करने पे 2 शेषफल छोड़ेगी। देखो प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, कहा कि एक आदमी 8 में से 5 बार टारगेट को हिट कर सकता है, यानी कि टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है? 5/8। अगर कोई आदमी हिट कर सकता है 5/8 बार तो मिस कितनी बार करेगा? यानी कि 8 में से 5 बार वो हिट करता है, तो यानी 8 में से 5 बार हिट करता है तो 3 बार वो मिस करता है, यानी हिट करने की प्रोबेबिलिटी 5/8 है और मिस करने की प्रोबेबिलिटी 3/8। अब कहा गया अगर वो 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लक्ष्य को 2 बार मारेगा? लक्ष्य को 2 बार मारेगा, यानी कि 10 में से किन्हीं 2 बार लक्ष्य को वो हिट कर दे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लक्ष्य को कौन से 2 बार मारता है? पहले दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे पांचवें? नहीं, ऐसा भी हो सकता है पहले 6वें बार हिट करता हो, ऐसा भी हो सकता है 7वें 10वें बार हिट करता हो, यानी इन 10 में से किन्हीं 2 बार तो वो हिट कर देता है, यानी 10C2 हिट कर देता है। हिट कितनी बार करता है? 2 बार। तो हिट करने वाली प्रोबेबिलिटी का पावर 2। आप हमेशा याद रखिएगा जितने केस बने, कितने केस बने? 10C2 इंटू कितनी बार हिट कर सकता है उसके पावर 2, क्योंकि 2 बार हिट करवाना है, और फेल कितनी बार होना है? 8 बार, यानी Q के पावर 8। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 10C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे हमेशा याद रखना है NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, पता है ना? तो 10C2 कितना हो जाएगा? 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल नीचे से कट जाएगा बटे 2, 2 से कटे गए 5, यानी 5 9 45। इसकी वैल्यू हो गई 45। कितनी हो गई इसकी वैल्यू? 45। तो क्या 45 गुड़े p² यानी 5/8 का स्क्वायर यानी 25/64 या 8 स्क्वायर कह सकते हो, और गुड़े Q के पावर 8 यानी 3/8 के पावर 8। 3/8 कितना हो जाएगा? 9, या ऐसे ही लिखो 3/8 के पावर 8 यानी 3 के पावर 8 8 के पावर 8। तो 45 × 25 करोगे 1125 हो जाएगा, और ये 3 के पावर 8 8 के पावर 10 लिखा हुआ है। 45 × 25 कितना हो जाएगा? 1125, यानी ये लिखा हुआ है करेक्ट आंसर 1125 × 3 पावर 8 बटे 8 पावर 10। कहा गया एक टावर है 680 मीटर ऊंचाई वाले एक भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये 680 मीटर है, ये 45 अंश, ठीक है। उसी भवन के आधार से उसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है। तो आपसे कहा गया मीनार की ऊंचाई बताओ। देखो ये 680 मीटर है, अगर ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि ये 45 डिग्री का। अब देखो ये 680 है, अब ये x + 680 हो गया, ये x है, ये कोण 60 अंश है। आपको पता है अगर ये 60 अंश है तो ये वाली भुजा आधार की √3 टाइम्स होगी, यानी 680 + x, 680 + x कितनी होगी? √3 टाइम्स ऑफ x। x को इधर भेज दो तो √3x - x, यानी 680 बटे √3 - 1 बराबर x, ठीक है। मीनार की ऊंचाई निकालनी है। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 680 + x।
अब मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 680 प्लस एक्स। तो ऐसा भी कर सकते हो, 680 प्लस एक्स यहाँ से निकाल लो। तो अगर 680 प्लस एक्स निकालने जाओगे तो कितना बचेगा, आधार बराबर करोगे तो 680 रूट 3 माइनस 680 प्लस 680, यानी कि मैं यहाँ से ये फिगर मिटा दूँ, चलो कोई नहीं ये फिगर मिटा दे रहा हूँ। मीनार की ऊंचाई 680 प्लस एक्स है, इतना आइडिया लग गया ना। अब बस देखना है, देखो ये कितना हो गया 680 रूट 3 बटे रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 का परमेयीकरण कर दो तो रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा भी कर दो। रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, नीचे 2 से घटेगा 340 हो जाएगा। ठीक है, अब रूट 3 का अंदर गुणा कर दो यानी होगा 340, रूट 3 इंटू रूट 3 3 प्लस रूट 3 इंटू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा 340, 3 प्लस रूट 3। देखो कहा गया 11 प्रेक्षण है, यानी A B C D E F G H I J K L M कितने थे, देखो 3 3 6 3 9, अच्छा 11 13 नहीं 11 थे। ठीक है, अब देखो 11 प्रेक्षण हो गए, इसमें समुच्चय की माध्यिका जो है वो 73.2 है। आपको पता है अगर 11 प्रेक्षण है तो वो अगर बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं मान लो, ठीक है, तो उनकी माध्यिका क्या हो जाएगी, पदों की संख्या क्या है 11, 11 विषम है, यानी n+1/2 टर्म जो होगा वो माध्यिका हो जाएगी, यानी कि 11 + 1 12/2 यानी 6 टर्म जो होगा वो माध्यिका हो जाएगी। यानी माध्यिका आपकी हमेशा कौन सी होगी, ये वाला टर्म। अब आगे समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में सबको 3 बढ़ा दिया जाए, सबसे बड़े 5 1 2 3 4 5 इनको बढ़ा दिया गया। माध्यिका अभी भी, पदों की संख्या अभी भी 11 है, तो क्या माध्यिका चेंज होगी, जब लास्ट के 5 बढ़ाए जाते हैं, सबसे बड़े वाले 5 बढ़ाए जाते हैं, अगर इसमें कोई चेंज होगा तो माध्यिका चेंज होगी, अदरवाइज नहीं। अब हमें लास्ट के 5 में बढ़ाने से माध्यिका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माध्यिका रिमेन्स सेम। ठीक है, माध्यिका बराबर रहेगी। कहा गया एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, उनके बीच की दूरी देखो, ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, उनके बीच की दूरी 8 मीटर, ये 8 मीटर। ठीक है, ए डी बराबर बी सी है, ए डी बराबर बी सी है, ये 10 है दोनों। ठीक है, कहा कि ए बी बराबर 15 है, ए बी बराबर 15 है, तो आपको समलंब का परिमाण हमेशा याद रखना कि अगर मैं यहाँ से, अगर ये दोनों भुजाएं समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम में बराबर हो जाएं, तो अगर यहाँ से ये ड्रा करेंगे तो ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, और 10 ये है, 8 ये है, परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा 6। सिमिलरली ये भी 6 हो जाएगा, यानी ये 6 ये 6। अब आपको ये समझना होगा कि अगर समलंब चतुर्भुज ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो ये जो मिलता है वो आयत मिलता है, तो अगर ये 15 है तो ये वाला 15 हो जाए। अब आपको परिमाप निकालना था, तो 15 10 25 10 35 15 50 और 12 62, यानी परिमाप कितना हो गया 62। कहा गया प्रिज्म और पिरामिड का आधार समान और ऊंचाई समान है, वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और पिरामिड का कितना होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। लो भैया रूट 64, ये 8 हो गया 11, 8 11 19, 19 में से 13 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर पूछा गया है। 2 LED टीवी है उनका और एक मोबाइल फ़ोन, दोनों की कीमत 31,000 है, और 2 मोबाइल फ़ोन 1 LED टीवी की कीमत। अब देखो अगर मैं 2 LED और 1 LED जोड़ूँ तो 3 LED हो जाएगी, 3 LED, और प्लस 1 मोबाइल फ़ोन 2 मोबाइल फ़ोन जोड़ूँ तो 3 मोबाइल फ़ोन हो जाएगा, और कीमत कितनी हो जाएगी 31 और 35 66,000, यानी हम 1 LED प्लस 1 मोबाइल फ़ोन की कीमत कह सकते हैं 22,000, 1 LED 1 मोबाइल फ़ोन की। अब अगर हम इसमें से घटा दें 2 मोबाइल फ़ोन और 1 LED में से इसको घटाएं तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगी 1 LED, और बचेगा क्या 2 मोबाइल फ़ोन माइनस मोबाइल फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी हो जाएगी 35 - 22 यानी कि 13,000। बेलन का आयतन मालिक क्या होता है πr²h, यानी कि 22/7, 22/7 नहीं, पाई की वैल्यू 3.14 यानी 3.14 गुणे r², रेडियस कितनी है भाई साहब 10, 10 का स्क्वायर 100 गुणे h कितना है 20, ये सही है हट गया, ये 2 हो गया, ये 28 हो गया, 6 हो गया। PQR कोई काम 5 दिन में पूरा कर सकते हो, 10 दिन में पूरा कर सकते हो, 15 दिन में, यानी P 10 दिन में, Q और P 5 दिन में, अरे यार ये Q लिख लो, ये P 5 दिन में,
Q 10 दिन में और R 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे वर्किंग P और Q पहले दिन, P और R दूसरे दिन, P और Q तीसरे दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? पहले दिन कौन जाता है? देखो पहले ऐसे समझो, P 5 दिन में, Q 10 दिन में और R 15 दिन में। एलसीएम ले लो तो 30 हो जाएगा, यानी कि P एक दिन में 6 काम, Q एक दिन में 3 काम, R एक दिन में 2 काम। अब पहले दिन कौन कौन गया? पहले दिन गया P और Q, दूसरे दिन कौन गया? P और R, तीसरे दिन कौन गया? P और Q। ये क्या लिखा हुआ यार? पहले दिन P और Q, दूसरे दिन P और R, तीसरे दिन P और Q। ये कैसे है? अच्छा ठीक है, तीसरे दिन P और Q। ठीक है, अच्छा कहने का मतलब कि पहले दिन P और Q, दूसरे दिन P और R, तीसरे दिन फिर P प्लस Q और चौथे दिन P प्लस R, यानी 2 दिन में कितना यूनिट काम होता है? पहले दिन P और Q यानी कि 9 यूनिट, दूसरे दिन P और R यानी कि 8 यूनिट, यानी 3 दिन में 17 यूनिट होता है। 3 दिन में 17 यूनिट होता है। हमें करना कितना है? 30 दिन। हमें करना कितना है? एलसीएम हमने लिया था 30, यानी कि 30 यूनिट टोटल करना है। 2 दिन में 17, 2 दिन में 17 यूनिट, तो 3 दिन में या 1 दिन में कितना हो जाएगा? 2 दिन में अगर 17 यूनिट होता है तो तीसरे दिन कौन जाएगा? P प्लस Q, 3 दिन में कितना हो जाएगा? 17 9 26 यूनिट, 3 दिन में 26 यूनिट। अब बचा कितना? 4 यूनिट। करेगा कौन? P प्लस R। P प्लस R एक दिन में कितना करते हैं? 8 यूनिट। तो 4 यूनिट करने में 4/8 यानी 1/2 दिन की आवश्यकता। ये 3 दिन इधर लगे थे, 1/2 दिन इधर से, यानी 7/2 दिन लगे। कहा गया 350 मीटर एक लंबी मेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 1250 प्लस 350 यानी 12 3 15 1600 मीटर 80 सेकंड में, यानी उसकी स्पीड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से कटेगा 20, 4 4 × 18 72। एक बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगॉन, आंतरिक कोण इसके 10 भुज के आंतरिक कोण का 15। 10 भुज का आंतरिक कोण कितना होता है? आप कहते हैं n-2/n × 180, यही होता है आंतरिक कोण। अब इसका आंतरिक कोण 10 भुज का कितना हो जाएगा? 10 - 2 8/10, यानी कि 4/5 × 180 हो जाएगा। इसका कितना गुना है? 15/16 गुना है। नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण होता कितना है? इतना, यानी n-2/n × 180 बराबर इतना है। 180 से 180 कट जाएगा मालिक। ठीक, अब आप एक चीज़ देखो, n-2 अगर हम यहाँ पे 4 से काटे हैं 4, तो लिखा है 15/20 बराबर, ये कितना लिखा? 15/20। ठीक है, काटेंगे 3/4 लिखा हो। अब सॉल्व करोगे, ये 3/4 लिखा हुआ है, तो हम इसको 3/4 ना लिख के 6/8 भी लिख सकते हैं ना। n-2/n बराबर 6/8, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब अगर भुजाओं की संख्या बहुभुज में 8 है तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? n × n-3/2, यानी 8 × 5/2 40/2 कितना हो जाएगा? 20। ये समझ में आया ना? हमने पहले 10 भुज के आंतरिक कोण की वैल्यू निकाली जो कि इतना है। अब कहा गया कोई n भुजाओं वाला बहुभुज है जिसके जो वो है आंतरिक कोण वो इसका 15/16 गुना है, तो हमने बराबर कर दिया। यहाँ से n बराबर 8 आ गया, विकर्णों की संख्या निकाल दी। भैया कहा गया 4 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य y का मान 7 से डिवाइड ही कर दो। 7 × 42, 4 43, 7 × 42, 1 के बाद y लिखा गया और वो 7 से डिवाइड, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि 14 ही 1 से लेकर 20 तक एक संख्या है जो 7 से कटती है। p² - q² निकालना, सीधे स्क्वायर करके घटा दो। तो p² में से q² घटाओ, a cot स्क्वायर थीटा, a cosec स्क्वायर थीटा, यानी कि बचेगा कितना? a² × cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, यानी -1 प्लस ऐसे b cosec स्क्वायर थीटा माइनस b cot स्क्वायर थीटा, यानी कि b² cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, ये बराबर p² - q² आएगा, यानी p² - q² की वैल्यू कितनी आएगी? b² - a²। PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 हो जाएगा, यानी P + R 180 होगा, सिमिलरली Q + S 180 होगा। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। अगर पी आर का 3 गुना है, यानी 3R + R बराबर 180, R बराबर 45 हो गया और P बराबर 135 हो गया। ठीक है, एस क्यू का 4 गुना है, यानी S बराबर 4Q, यानी Q + 4Q बराबर 180, यानी 5Q बराबर 180, Q 36 हो गया और ये 144 हो गया। अब S + R का योग निकालना था, S है 144, R है 45, दोनों का योग 189। 10 घंटे अगर प्रतिदिन काम करें तो 6 आदमी एक दीवार को कुछ दिन में बना सकते हैं। कहा कितने दिन काम करें, ठीक है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि 12 आदमी समान दीवार समान टाइम में निर्माण कर दे। देखो 10 मान लो x दिन में बनाते हैं, 10 आदमी 6 M1 D1 H1
और मान लो h घंटे काम करता है, तो इतना काम है। अब इसको हमें करवाना है 12 आदमी से, ठीक है। 12 आदमी कहा गया, 12 आदमी क्या पूछा गया, 12 आदमी कितने घंटे काम करें ताकि उतने ही दिन में बना दें। तो आप कहेंगे HS घंटे तो उतने ही कर रहे हैं, 12x बराबर 60x बराबर 5 घंटे। मुझे ये अच्छा प्रश्न लगा था, लेकिन है नहीं, 2 कौड़ी का है। 2 पावर x प्लस, अब अगर हम देखें 17 को लिख सकते हैं हम 8 धन 9, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 2 पावर x 2 क्यूब यानी x बराबर 3, 3 पावर y बराबर 3 स्क्वायर यानी y बराबर 2। अब x बराबर 3 y बराबर 2 यहाँ रख के देख लो, तो ये 2 के पावर 5 यानी 32 में से 27 घटेगा 5, बिल्कुल सही, यानी x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2। ये तो एजम्पशन मेथड होगी। अब अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो क्या करो, देखो 2 के पावर x प्लस 2 को लिख सकते हैं 2 पावर x इंटू 2 पावर 2, यानी कि लिखा 4 इंटू 2 पावर x, हमारे 3 इंटू 3 पावर y यानी कि 3 इंटू 3 पावर y लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 5। अब देखो इसको x मानो, इसको y, x प्लस y बराबर 17, कितना, और ये लिखा है 4x माइनस 3y बराबर 5। इसी को सॉल्व कर लेना है, यानी कि अगर यहाँ 4 से गुणा करते हैं तो अब घटा दो, 7y बराबर 63 यानी y बराबर 9, और y बराबर यहाँ पे रख देंगे तो x की वैल्यू। मोड क्या है, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 5 2 बार। 7 हमें सबसे ज़्यादा बार, 1 2 3 4 5, अब इससे ज़्यादा बार तो कोई आ नहीं रहा है। 7 जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वो मोड। 11 से विभाज्य संख्या पूछेगी, अल्टरनेट डिजिट का सम लेके करो या फिर आप 11 से डिवाइड करके देख लो। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ भी ट्रिक नहीं, 11 से डिवाइड करके ही देख लेना चाहिए। ABC सिमिलर है PQR के, ठीक है। कहा कि AB बराबर 5, ऐसे ABC, देखो ABC सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं कोण सब बराबर होने वाले। ABC मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी, AB बराबर 5 तो PQ बराबर 5, A बराबर 80, ये 80 तो ये वाला भी 80, B बराबर 40, अगर ये 40 है तो ये वाला भी 40 होगा, ये 80 है 40 तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये भी 60 होगा। आपसे पूछा क्या गया था, अच्छा PQ बराबर 5, R बराबर 60, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। कहा गया 60 किलोग्राम वाली मतलब 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले में कितना किलोग्राम 42 वाला मिलाया जाए ताकि 24, क्या कहा गया, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस 60 किलोग्राम मस्ट बी मिक्स विद 24 किलोग्राम राइस ऑफ कॉस्टिंग 42, ठीक। कहा गया कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में कितना किलोग्राम इसका लिया जाए ताकि 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 24 किलोग्राम चावल अगर इसके साथ मिलाया जाए, तो अगर मिक्सचर को 56 में बेचे तो 12% का लाभ। सीधी सी बात, हमने माना कि 60 रुपये वाला x kg लिया गया, 42 वाला 24 किलोग्राम लिया गया, एवरेज कितना हो जाएगा, x इधर लिया गया और 24 किलोग्राम इधर लिया गया, ये कितना है 56 रुपये में बेचने पे 12% का फायदा, यानी किसी संख्या का 112 बटे, ऐसा समझो 112/100 यानी कि किसी संख्या का 56/50, 56 है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 50, यानी क्रय मूल्य अगर 50 हो तो 12% पे बेचने पे 56 में बिके। अब यहाँ से देखो इधर 60x है, इसको कितना भी सॉर्ट कर लो, इससे आसान नहीं कर सकते। 60x ये इधर है और 50 × x इधर है, यानी कि बचा कितना 10x के बराबर। 42 × 24 50 × 24 घटाएंगे 8 × 24 आएगा, तो 10x बराबर 192, x बराबर 19.2 किलोग्राम। मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे। कहा गया क्लियरेंस सेल के दौरान एक दुकानदार 45% की छूट देता है। कहा गया अगर 45% की छूट यानी कि 55% पे करना पड़ता है। 55% बराबर 330 है, 1% बराबर 6 तो 100% 600। कहा गया 20% ऑफ A प्लस बी यानी A प्लस बी का 20% यानी कि 2/10 बराबर A माइनस बी का 3/10। ठीक है, 10 कट गया यानी 3A माइनस 3B बराबर 2A धन 2B। सॉल्व करोगे इधर 5 भी हो जाएगा, इधर A हो जाएगा। 5B बराबर A यानी कि B की वैल्यू 20 तो A की वैल्यू 100, तो 20 100 का कितना परसेंट है? अच्छा B का कितना परसेंट A के बराबर है बताओ, कितना गुना है A B का? 5 गुना, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 500%। देखो ये प्रश्न अच्छा है तो इसको थोड़ा टाइम लेके करवाएंगे। आपको पता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये है इंटरसेप्शन फॉर्म ऑफ लाइन यानी कि अंतरखंड रूप रेखा का समीकरण होता है, जहाँ पे अगर ये रेखा खींची जाए तो x एक्सिस पे a,
ये ए दूरी पे काटती है, वाई एक्सिस पे बी दूरी पे काटती है, ऐसी रेखा का समीकरण, यानी एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट करती है, वाई एक्सिस पे बी, तो इसका इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब हमें इसको एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में करना है। 1 करना है तो 399 से दोनों बच्चों में डिवाइड करना पड़ेगा। 399 से डिवाइड करोगे तो 57x बटे 399, यानी 57x बटे 399 इधर हो जाएगा, और माइनस 19y बटे 399 बराबर 1। ठीक है, 57 से काटेंगे, 57 सत्ते, 19 से काटेंगे, 19 दूना 19 इक्का, यानी x बटे 7 माइनस वाई बटे 1। अब माइनस वाई बटे 21 को हम ये लिख सकते हैं प्लस वाई बटे माइनस 21। ठीक है, लिख सकते हैं। और इसकी तुलना अब हम कर देंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 से। तो a बराबर कितना मिलेगा 7, और b बराबर कितना मिलेगा -21। आपको पता है कि ये वाला ये इसका क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, अगर ये a है, देखो ये दूरी a है तो a 0 इसका निर्देशांक हो जाएगा, x एक्सिस पे दूरी और y एक्सिस पे 0, और अगर ये b y एक्सिस पे काटता तो उसका क्वाड्रेंट होता है 0, मतलब x एक्सिस पे 0 दूरी, y एक्सिस पे b, ऐसा क्वाड्रेंट होता है। हमने कहा कि x एक्सिस पे a, यानी कि x एक्सिस पे 7 0, x एक्सिस पे 7 0 कहाँ है, यहाँ और यहाँ, और y एक्सिस पे -21, यानी 0 माइनस b, देखो 0 और b, तो 0 -21 हो जाएगा। y एक्सिस पे आपको होता है 0b, यानी 0 और -21, तो y एक्सिस पे 0 -21 और x एक्सिस पे 7 0, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो आराम से ऐसे प्रश्न किया जाता है। रजनीश ने 1500 रुपये उधार लिए, 2 समान वार्षिक किस्तों में उधार वापस किया। कहा गया पहली किस्त का भुगतान किया 1 साल बाद, ब्याज की दर 40%, तो आपको बताना है कि प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा। हम मान लेते प्रत्येक किस्त 100 रुपये की थी, भूल जाओ फॉर्मूला, ठीक है, पढ़ लिया आपने। अब देखो हमने कहा उसने लिए 1500 रुपये, ठीक है, 1 साल बाद 1500 रुपये 1500 ना होकर 1500 का कितना हो जाएगा 40% और बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 1500 का 40% 600, यानी कि 2100 रुपये हो जाएंगे। पहले साल के लास्ट में हो गया, उसने x रुपये पे कर दिए। अब जो ब्याज पे करेगा वो इस पे, यानी कि अब जो लास्ट वाली किस्त पे करेगा वो इसका 140% पे करेगा। 140% बोले तो 7/5 पे करेगा, और दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है, यानी वो भी x होगी। 2100 माइनस एक्स गुणे 7/5 बराबर x, यानी इधर आया ये 5/7x हो गया। x और 5/7x, x इधर जाएगा तो 5/7x में जुड़ेगा, यानी कि 12x/7 बराबर 2100। यहाँ से x सॉल्व करना है, खटाखट सॉल्व कर लो। 12 से काटेंगे, 12 1 का नम 12, 9 12 7 84, 12 5 60। x बराबर कितना हो जाएगा 175 गुणे 7, 7 5 35, 7 7 49 3 52, 7 1 का नम 7 और 5 12, यानी x इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1225। कोई राशि 9 वर्ष में स्वयं का 3 गुना, 9 वर्ष में 3 गुना होने के लिए 200% ब्याज, यानी 9 वर्षों में 200%, यानी 1 साल का ब्याज हो जाएगा 200/9, यानी कि 22 सही 2/9। ठीक है, समझ आ गया। क्या गया ए 75,000 रुपये के साथ शुरू करता है, बी 5 महीने बाद, देखो ए और बी की बात की गई, ये 75 के साथ शुरू करते हैं भाई साहब, ये 5 महीने बाद 80 के साथ आते हैं। ठीक है, क्या गया 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद ये भाई साहब ने इतना धन कितने वर्षों के लिए लगा रखा 12 महीने के लिए, और ये 5 महीने बाद हैं, इन्होंने 7 महीने के लिए लगा रखा। तो ए और बी का हिस्से का अनुपात जो होगा वो हमेशा उनके इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम के रेशियो के बराबर होगा। काट पीट लो, कट पीट जाए तो बढ़िया है। 4 3 12, 4 से 20 हो गया, 5 15, 5 से 4 हो जाएगा, यानी 45:28 के रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, अब 45:28 के रेशियो में, यानी कि लगभग आप देखो तो 45 रेशियो और 28 रेशियो, तो एक कोई निकाल लो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो ए का हिस्सा 45/73, 45 आउट ऑफ 73, यानी 45/73 और गुणे में 408800, डिवाइड कर दो 73 को 73 से, तो 5 गुना जाएगा, 73 पंचे कितना होता है 365, बचेगा कितना 35 8 43, 43 से 438 बनेगा, ये कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 560, 45 गुणे 560 00, 45 छक्के 270, हासिल आएगी 27, 45 पंचे 225 और 27 252, यानी कि आपका पहला ये हो जाएगा, दूसरा आपका उसी हिसाब से। देखो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इतना सोचना नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इधर, कॉस स्क्वायर थीटा इधर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर,
सेक स्क्वायर थीटा इधर लिख लो, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा यानी 2 और 2 कॉस थीटा सेक थीटा 2, 2 2 4। अब देखो आपको पता है अगर हम करें तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे लिख लिया 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉसेक स्क्वायर थीटा, छोड़ो इसको, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, बस 1 + 1 + 1 3 4 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका उत्तर हो गया। समझ आया? कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसमें क्या था बताओ, ऊपर लिखा a³ + b³, नीचे लिखा a² - ab + b²। सिंपल सी बात है, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a² - ab + b², इससे कट जाएगा, यानी आपका बचेगा a + b, 0.7 + 0.3।